दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन एंड गाइडेंस सेशन फॉर योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जर्नी जो कि आप अपनी जिंदगी में लेंगे और आने वाले वक्तों में या तो ऑलरेडी कुछ हद तक स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ हद तक स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक तो किसी भी इंसान की जिंदगी के जो 60-70 साल के ऑन एन एवरेज का जो लाइफ स्पैन है ना, उसमें जनरली जब हम टीन एज में होते हैं या टीन एज से पहले वाली उम्र में होते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। कब तक चीज़ों के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे, या कब तक कहीं आने जाने के लिए घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी, या फैसले लेने के लिए घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीनेजर हमारा ये होता है कि यार जल्दी एक दफ़ा जो है ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाए। लेकिन अगर आप वैसे ही अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ये जो भी आपके आसपास लोग हैं जो कि 30s क्रॉस कर चुके हैं, 40s क्रॉस कर चुके हैं, 50s क्रॉस कर चुके हैं, उनसे कभी भी आप वैसे ही इंक्वायर करेंगे ना कि पिछली जो भी आपकी 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की जिंदगी गुजरी, उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे एनर्जेटिक या सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा था। तो आई गेस कि मैं भी अब 30 क्रॉस कर गया हूँ, तो मैं भी इसको आंसर कर सकता हूँ कि यार मैंने पिछले 30 सालों की जिंदगी में जो मेरा सबसे अच्छा टाइम पीरियड था ना, वो मेरा स्टूडेंट फेस वाला ही था। 8-9 तक तो वो मेच्योरिटी नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद जब मेच्योरिटी आने लगी और चीज़ों को समझने लगे, सही गलत का अंदाजा हुआ, दोस्तियों में, प्यार मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, टीचर्स के साथ और लोगों के साथ। तो अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो जो मेरी जिंदगी का स्टूडेंट लाइफ था ना, जो कि स्पेसिफिक लेकर मैं बात करूँ कि जो मेरी इंटरमीडिएट से स्टार्ट हुआ था और जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था तब से तक का पीरियड, तो वो पीरियड मेरा बहुत ही खूबसूरत पीरियड था। उसके अंदर जो मेरा लर्निंग कर्व था, उसके अंदर जो मैंने चीजें सीखी, एक्सपीरियंस की, उन चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया। तो अब आप लोग प्रैक्टिकली उसी फेज के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। कुछ आप इंटरमीडिएट और अपना पीआरसी का लेवल क्रॉस कर चुके हो और फाइनली कैफ में एंटर होने लगे। तो कैफ के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे कि किस तरह से जर्नी लेकर चलनी चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लोग गाइड करेंगे, क्या लोग डराएंगे। मैंने क्या ऐसा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि सीए जो कि एक समझ ले कि हमेशा से जो ना इसको एज अ नाइटमेयर परसीव किया जाता, मतलब सीए के बारे में, सीए में आने से पहले और सीए में आने के बाद भी हमारा ये परसेप्शन रहता है कि भाई ये तो पास ही नहीं होता, या इसको पास करने में आपके सर के बाल चले जाते हैं, बाल सर के जो है वो सफेद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीए के 21 पर्चों में से कोई पेपर भी आज तक नहीं रुका। अल्लाह ताला ने सारे पेपर्स को उस टाइम में क्लियर करवाए, टीचर्स की गाइडेंस से, टीचर्स की मेंटोरशिप से, अच्छी कंपनी के होने की वजह से इन्हीं 21 पर्चों में से दो पेपर्स के अंदर पाकिस्तान या नेशन वाइड पोजीशन हासिल की। तो क्या वो चीजें थी जो मैंने अपनी इस स्टूडेंट लाइफ में देखी, किन लोगों की मेंटोरशिप में या किन लोगों की गाइडेंस में अपनी जर्नी क्रॉस की, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मुझे एक थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन भी और फिजिकल भी जो पीआरसी क्वालिफाई कर चुके हैं और अब वो सितंबर 25 में मार्च की पहली अटेम्प्ट देंगे। तुम लोगों में से है कोई ऑनलाइन में, है कोई जो कि पीआरसी क्वालिफाई कर चुका है और अब उसे पता है कि सितंबर 2025 में मैंने पहली अटेम्प्ट देनी है कैफ की? जबरदस्त। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि पीआरसी माशाल्लाह से क्लियर कर चुके, क्वालिफाई कर चुके हैं और अब वो अपनी, अच्छा कुछ ऐसे भी है जो कि मार्च में पहली अटेम्प्ट में कैफ के कुछ पेपर्स दे रहे हैं और फिर जो है सितंबर 25 में कैफ की सेकंड अटेम्प्ट देंगे। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने नवंबर में या जनवरी में पेपर्स दिए होंगे और जनवरी में पेपर्स दिए होंगे तो वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पीआरसी क्वालिफाई नहीं किया लेकिन क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिए जनवरी के एग्जाम में, यानी कि जनवरी में आपने पीआरसी के सारे पेपर्स दे दिए और अब जो हमारा नेक्स्ट वीक रिजल्ट आएगा उसमें हम पीआरसी क्वालिफाई कर जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारा क्वालिफाई भी नहीं है, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट भी नहीं दी, तो कब है तुम लोगों का पीआरसी? मई बैच में तुम लोगों का क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन तरह की ऑडियंस है, तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो कि अपना पीआरसी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मोस्ट likely नवंबर बैच में कंप्लीट किया होगा या उससे पहले किया होगा। एक वो जिन्होंने जनवरी में अपने पीआरसी के एग्जाम दिए, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा और अल्लाह बेहतर ही करेगा कि आपका पीआरसी क्वालिफाई हो जाएगा। और हमारे पास एक ऑडियंस ऐसी भी है जो कि मार्च अटेम्प्ट में अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देगी, मार्च या मार्च के बाद अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देगी और इंशाल्लाह उनका सितंबर 25 में कैफ का पहला अटेम्प्ट बनने जा रहा होगा। एक चीज वो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, लेकिन एक रियलिटी चेक बताने के लिए करना चाहूंगा कि देखिए सीए की आपकी टोटल जर्नी में पुरानी स्कीम में 21 पेपर्स, नई स्कीम के अंदर 18 पेपर्स हो गए।
पुरानी स्कीम को लेके चले, नई स्कीम को लेके चले, अगर हमने पीआरसी क्वालिफाई कर लिया है या ऑलरेडी हम क्वालिफाई कर लेंगे आने वाले वक्तों में, तो अगर पीआरसी के तुमने 3-4 पेपर्स या 5 पेपर्स क्लियर किए, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुमने 20% या 25% सीए कर लिया है। तो ये ना सोचे कि भाई मेरे पास सीए में टोटल 20 पर्चे हैं, पीआरसी में मैंने 4 पेपर क्लियर कर लिए, इसका मतलब 20% सीए तो मेरा हो गया। भाई आपने सीए का सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है। जिस तरह से हम लम्स आईबीए या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी इंटर के बाद एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो पहले हमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिक्लेयर होती है कि आप इस एमबीए प्रोग्राम के लिए या बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करके उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हो ना। इसी तरीके से पीआरसी इज जस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एंट्रिंग इनटू द सीए। इसमें जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेवल के थे। इसमें से भी 2-3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे थे जो आपने सिर्फ पीआरसी में देखे, आगे जाके आपको सीए की जर्नी में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। जो सीए के कोर सब्जेक्ट है, लाइक हम हमेशा से जानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर का काम करता है, तो ऑडिट तो भी आपने पीआरसी में देखा ही नहीं है। अकाउंटिंग का एक बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल का हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जो एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो तो अब आप कैश और सीए फाइनल पे आके देखोगे। टैक्सेशन के बारे में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लॉस के बारे में पढ़ोगे, तो अभी तो आपने सही मानों में सीए के सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किए, वो अब आपके कैप से स्टार्ट होने लगेंगे। तो आपने सीए का अभी 20-25% कंप्लीट नहीं किया। हाँ, आपने सीए का एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया है कि अब आईके ने आपको श्योरिटी दे दी है कि भाई हमारे हिसाब से आप एलिजिबल हो कि आप सीए कर सकते हो। बहुत सारी बात है पुरानी स्कीम पे, नई स्कीम पे, लेकिन उससे पहले ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये स्टोरी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनी थी, हो सकता है आपने भी कहीं सुनी हो। तो कहानी बेसिकली यूं है कि दो दोस्त होते हैं और उनकी एज में ना काफी डिफरेंस होता है। एक दोस्त होता है, उसकी एज होती है 9 साल, लेट्स से सर ताहा। और एक दोस्त होता है जिसकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, 15 साल, लेट्स से मुर्तुजा। एक दफा क्या होता है कि ताहा और मुर्तुजा जो है ना, अपने गांव से थोड़ा दूर जाकर खेल कूद रहे होते हैं। और वो खेलते खेलते ना गांव से थोड़ा ज्यादा दूर आ जाते हैं। जब जब वो गांव से खेलते खेलते थोड़ा ज्यादा दूर आ जाते हैं ना, तो उनको वहां पे एक कुआं दिखाई देता है। तो वो कुएं के वहां खेल कूद रहे होते हैं, कुछ भी अपनी गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। और खेल कूद के अंदर होता ये है कि जो बड़ी एज का दोस्त होता है ना, मुर्तजा, जिसकी उम्र 15 साल की, वो उस कुएं में गिर जाता है। जब वो 15 साल वाला दोस्त, बड़ी उम्र का दोस्त, कुएं में अंदर गिर जाता है, तो वो जो छोटा दोस्त है 9 साल वाला ताहा, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रोने धोने लग जाता है कि यार ये मेरा दोस्त कुएं में गिर गया, अब इसका क्या हो। तो वो अपने आसपास देखता है कि यार मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं कि कोई मेरे दोस्त को निकाले। तो उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अपने गांव से काफी दूर आ गए। लेकिन उसे अपने आसपास में ही ना एक बाल्टी और एक रस्सी नजर आती है। तो वो क्या करता है, उस वक्त उसके जहन में जो भी आता है कि वो रस्सी को बाल्टी से बांधता है और बाल्टी को कुएं में फेंक देता है। और अपने बड़े वाले दोस्त को, 15 साल के दोस्त को कहता है कि यार तुम इस बाल्टी में बैठ जाओ या इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं कि वो जो 15 साल वाला दोस्त होता है वो उस रस्सी को पकड़ लेता है या बाल्टी में बैठ जाता है। और वो 9 साल का बच्चा, 9 साल का छोटा बच्चा उस रस्सी को खींचना शुरू करता है। अब उसके पास आसपास कोई भी नहीं था कि वो किसी को मदद के लिए कहे कि यार इसको खींचने में मेरी मदद करो। तो इन दी एंड जो चीज अवेलेबल थी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, वो अपनी पूरी जान लगाता है और खींचते खींचते किसी तरह अपने 15 साल के दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। अब दोनों जब कुएं से बाहर होते हैं तो खुश भी हो रहे होते हैं कि चलो यार दोस्त की जान बच गई, लेकिन साथ साथ उनको डर भी लग रहा होता है। डर ये लग रहा होता है कि जब हम वापस अपने गांव जाके अपने माँ बाप को बताएंगे कि ये कुएं में गिर गया था, तो माँ बाप की तरफ से बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलेगी कि तुम लोग को गांव से इतना दूर जाने की जरूरत ही क्या थी, कुएं के पास खेलने की जरूरत ही क्या थी। तो वो लोग खुश भी हो रहे होते हैं लेकिन थोड़े घबराए भी होते हैं। एनीवे वो लोग अपने वापस गाँव आते हैं, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों वगैरह को ये बताते हैं कि भाई ये मुर्तुजा जो है 15 साल का जो है ये कुएं में गिर गया था, और तहा मैंने जो है ना 9 साल के बच्चे ने इसको कुएं से निकाल लिया। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई जो भी गांव वाले ना वो हमें डांटेंगे, हमें रिडिक्यूल करेंगे। लेकिन होता उल्टा है। होता यह है कि गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, इवन कि उनके माँ बाप, उनकी इस बात पे, इस स्टोरी पे यकीन ही नहीं करते। और लॉजिकल है ना, कौन यकीन करेगा कि 9 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को कुएं से खींच के बाहर निकाल सकता है। 9 साल के बच्चे के अंदर इतनी ताकत थोड़ी होती है, इतना पोटेंशियल थोड़ी होता है कि वो 15 साल के एक हैवी बंदे को कुएं से बाहर ट्रैक कर सके। तो कोई भी गांव में इसकी बात पे यकीन नहीं कर, इनकी बातों पे यकीन नहीं करता। तो उसी गांव में जो है ना एक इंटेलिजेंट, एक होनहार बाबा था, उसका नाम था रहीम चाचा। तो पूरे गांव वाले जो है ना उस बच्चे को ले जाते हैं उस रहीम चाचा के पास, और रहीम चाचा को बताते हैं कि रहीम चाचा ये कहानी सुना रहे हैं
कि 15 साल का बच्चा कुएं में गिर गया और 9 साल के बच्चे ने उसे कुएं से खींच के निकाल दिया। क्या ये कहानी सही लग रही है आपको? तो रहीम चाचा कहता है हाँ बिल्कुल सही है, उसने बता तो रहा है कि मैंने कुएं से निकाल लिया। तो गांव वाले कहते हैं कि आप तो इतने समझदार है, आप तो इतने होशियार है, आप इन बच्चों की बात पे यकीन कर रहे हैं कि 9 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चे को कुएं से निकाल लिया या खींच लिया। तो वो चाचा कहता है कि सही है ना, वो बिल्कुल स्टोरी बता तो रहा है कि मैंने रस्सी में बाल्टी बांधी, बाल्टी को है कुएं में फेंका और मैंने 15 साल के बच्चे को खींच लिया ऊपर। फिर वहां पे जो है ना वो चाचा एक इंपॉर्टेंट बात करता है, कहते हैं स्टोरी के अंदर सोचने वाली बात, ये समझने वाली बात, ये यकीन करने वाली बात ये नहीं है कि 9 साल वाले बच्चे ने 12 साल या 15 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकाल दिया। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि वो ऐसा कर क्यों सका, और इसका एक वन लाइनर आंसर है, क्योंकि जिस वक्त वो ये एक्टिविटी, जिस वक्त वो ये काम कर रहा था ना, उसके आसपास उसको कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। उसके आसपास कोई भी उसको क्या ये कहने वाला था ही नहीं कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही है कि तुम इसको उठा सकोगे। क्योंकि उसके सराउंडिंग में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि कोई उसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे ये बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते थे। वो 9 साल वाले बच्चे ने 15 साल वाले बच्चे को आसानी या मुश्किलों से लेकिन एटलीस्ट कुएं से बाहर निकाल दिया। अब ये इतने इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर मैं ये कहानी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये कहानी जब मैंने सुनी थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन अपने पिछले 30 सालों के तजुर्बे में या पिछले 30 सालों में जो भी मैंने अपनी जिंदगी में अपने स्टूडेंट लाइफ प्रोफेशनल लाइफ गुजारी, ये कहानी मैंने बार बार एक्सपीरियंस की है। असल में सीए में या जिंदगी के बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर होता ही है कि हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं कि फिर हम वो काम यकीन बना लेते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता। भाई हमें मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं या केटू की एग्जाम्पल लूं, कि भाई 10 लोग अगर माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो 6 लोग बचकर आते हैं। केटू पे अगर 10 लोग जाते हैं तो 2 लोग बचकर आता है। लेकिन कोई तो पहला ऐसा शख्स होगा ना जो पहली बार केटू पे पहुंचा होगा या पहली बार उसने माउंट एवरेस्ट सर किया होगा। तो उससे पहले तो जितने भी लोग गए होंगे वो मर गए होंगे और उन्होंने यही कहा होगा कि भाई यहाँ तो मौत है। लेकिन कोई तो ऐसा था ना जिसने उन सारी की बातों पर यकीन नहीं किया और वो पहला बंदा बना होगा जिसने केटू सर किया होगा या माउंट एवरेस्ट सर किया होगा। तो सीए के अंदर ना, स्पेसिफिकली सीए के अंदर नेगेटिविटी बहुत है। आप किसी महफिल में चले जाएं, आप गैदरिंग्स में चले जाएं, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, वो सारे लोग जिनको सीए का अलिफ बे भी नहीं पता, वो सारे लोग जिनको सीए का एबीसीडी भी नहीं पता, मशवरे ऐसे दे रहे होंगे कि वो एफसीए बन चुके हैं। और इतने कॉन्फिडेंटली मशवरे दे रहे होंगे, इतने कॉन्फिडेंटली अपनी बातें कर रहे होंगे सीए के बारे में, जैसे उनको तो सब पता है कि सीए में क्या होता है क्या नहीं होता। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि जब मैं सीए क्वालिफाई कर रहा था तो मेरे सेकंड ग्रुप था दोस्तों का, तो उसने मुझे कहा कि यार सीए में तो कोटा सिस्टम है ना, ये लोग तो पास ही बहुत कम को करते हैं ना, जानबूझ के फेल करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी सिर्फ परसेप्शन है। और पास्ट के मुकाबले में अगर हम आज की ट्रेजेक्ट्री या आज की प्रोजेक्शंस को कंपेयर करें तो आप लोगों के सीए के पेपर्स, आपका सीए का ओवरऑल करिकुलम काफी ज्यादा आसान हो चुका है। अब ऐसे कितने लोगों को ये बात मालूम है कि 2005 से पहले अगर आप सीए में 3 पेपर 4 पेपर देते हो और आपके 3 पेपर क्लियर हो जाए और एक पेपर रुक जाए तो वो चारों फेल माने जाते थे। आपको पता है 2005 से पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर आपने एक मॉड्यूल के 3 पेपर 4 पेपर दिए और आपका खुदा ना खास्ता एक पेपर 2 पेपर रुक गया तो वो सारे फेल कंसिडर कर दिए जाएंगे। तो यस उस टाइम पे थी चीजें मुश्किल, लेकिन अब करिकुलम भी बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुका है, अब सिस्टम भी बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुका है। अब सीए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसका डिफिकल्टी लेवल है ऐसा ही है जैसे आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स मास्टर्स करते हो या एमबीबीएस की तरफ जाते हो या कोई और फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, अब आप लोगों की जिंदगी के अंदर ना बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज आ गई है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर स्मार्टफोन। और उसका बहुत आसान सा तरीका है, किसी भी रैंडम दिन पे डे एंड पे जरा अपना उस दिन का स्क्रीन टाइम देख लेना अपने मोबाइल में कि तुमने आज पूरे दिन में कितना मोबाइल इस्तेमाल किया ऑन एन एवरेज। क्या लगता है आप लोगों को आप एक दिन में कितने मिनट या घंटों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे? 9 घंटे मोबाइल पे बैठे रहते हो क्या? 10 घंटे? 6 घंटे? सर कोई थोड़ा कम टाइम वाला तो आए, कोई एक आधे घंटे वाला नहीं है। एक कह रहा है 14 घंटे, यानी वो उठता है मोबाइल इस्तेमाल करता है, सो जाता है। किसी पैसे की दुकान होती है। देखिए वैसे आप लोग एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, हो सकता है कोई थोड़ी अपनी तफरियां भी कर रहा हो।
लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, कम से कम। तो अगर तुम 24 घंटे में से 4 घंटे अपने मोबाइल पे लगा रहे हो और फजूल चीजों पे लगा रहे हो, तुमने अपने दिन की प्रोडक्टिविटी का 20% टाइम, 30% टाइम तो इसमें जाया करो। देखो, 8 घंटे सोने के हैं, वो तुम अवॉइड नहीं कर सकते। 2-3 घंटे तुम्हारे लंच के, नमाज के, वॉशरूम के हैं, वो तुम नहीं कर सकते। तो 24 घंटों में से तुम्हारे पास अवेलेबल टाइम वैसे ही 15-16 घंटे का है। और उसमें से भी अगर तुमने 4 घंटे मोबाइल में लगा दिए, तो इसका मतलब है तुमने 33% टाइम तो अपना मोबाइल में जाया कर दिया। तो यस, मेरे टाइम पे जब मैं सीए कर रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है स्मार्टफोन और सोशल मीडिया नहीं आया था, तो मैंने शायद कर लिया। आज शायद मैं कर रहा हूँ तो मैं भी बच जाता। लेकिन अगर आप लोगों को कम से कम टाइम में जल्द से जल्द अपना कैफ सीफेप सीए कंप्लीट करना है, तो आपको अपनी इन्हीं इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ये चीजें आपने कंट्रोल कर ली ना, टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल कर ली ना, कोई पेपर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट लेवल नहीं है कि जो ना क्लियर हो। सीए कोई केटू या माउंट एवरेस्ट तो है नहीं जो आज से पहले किसी ने सर ना किया हो। हजारों बच्चे आपसे पहले क्वालिफाई हो चुके हैं, हजारों बच्चे हर साल हर अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो रहे हैं, और हजारों बच्चे आने वाले वक्तों में, आने वाले अटेम्प्ट में क्वालिफाई होंगे। तो कोई ऐसी नामुमकिन सी चीज नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी आसानी कर ही लेंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आईकेएप की एजुकेशन स्कीम के हवाले से, कि आईकेएप की एजुकेशन स्कीम 2025 में क्या नया है, क्या पुराना है, क्यों बार बार आईकेएप की एजुकेशन स्कीम लेकर आ जाता। देखिए, जब भी नई एजुकेशन स्कीम आ रही होती है ना, मैं बेसिकली मैंने सीए में एंट्री ली थी 2009 में या 2010 में। 2015 में मैंने क्वालिफाई, मतलब मेरी आर्टिकल्स वगैरह खत्म हुई थी, और आज 2025 में मेंटर हो चुके हैं। इस पिछले 15 सालों के अंदर मैंने आईकेएप की जो है ना स्कीम को 4 से 5 दफा चेंज होते हुए देखी। और जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं टीचर लाइफ में आया, मैंने देखा जब भी स्कीम में चेंज आ रहा था ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती कि यार ये क्या है, आईकेएप ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। पहले कुछ और कह रहा था, अब कुछ और कह रहा है। पहले इतने पेपर्स थे, अब इतने पेपर्स है। पहले करिकुलम में कुछ और था, करिकुलम में कुछ और ऐड कर दिया, लेस कर दिया। तो क्यों आईकेएप बार बार ये करता रहता है, क्यों आईकेएप हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करता है, एक दफा एक पक्की चीज बना क्यों नहीं देता। देखिए, आईकेएप की ये जो हरकत है ना, जो हमें अभी इन बेंचेस पे बैठकर बुरी लग रही है, यही वो हरकत है जो कि आईकेएप को रेलेवेंट रखती है बदलते हुए जमाने में। मुझे याद है, मैं मैट्रिक में गुजरा हुआ जमाना, या पता नहीं फर्स्ट ईयर में गुजरा हुआ जमाना की उर्दू की एक दफा समरी याद कर रहा था, वो जो उर्दू में सवाल आता था। तो मेरी अम्मी ने जब वो देखा मुझे पढ़ते हुए, तो मेरी अम्मी ने कहा ये तो वही है जो मैंने भी अपनी मैट्रिक में पढ़ा था। और मेरा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो बच्चे मैट्रिक में ना, वो गुजरा हुआ जमाना ही पढ़ रहे हैं। 2 साल पहले से तो चेंज हो गया, चलो जबरदस्त। तो उन्होंने 70 सालों से 60 सालों से अपना करिकुलम चेंज नहीं किया, तो आज देखिए उनकी क्या वर्थ है, क्या रिकॉग्निशन है, क्या वैल्यू। आईकेएप की जो चीज है ना, कि वो हर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अपनी स्कीम चेंज करता है, तो वो ऐसे नहीं करता, वो बदलते हुए जमाने के साथ चेंज कर रहा हो। भाई फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सीए में था, तो मेरे टीचर्स ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने बहुत से ऐसी चीजें नहीं पढ़ी थी जो हमारे करिकुलम में थी। और आज जब आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हमने भी नहीं पढ़ी। लाइक मैंने और सर कहा ने जिन टाइम में अपना कैफ सीफैप कंप्लीट किया, हमने थोड़ी ये डेटा एनालिटिक्स और पाइथन और ये सारी चीजें अपने करिकुलम में कवर की। हमारे कोई डेटा सिस्टम रिस्क वाला पेपर नहीं हुआ करता था, हमारा कोई एमएससी की केस स्टडी नहीं हुआ करती थी। ये तो आप लोगों के करिकुलम में ऐड की गई है। और क्यों ऐड की गई है, ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन आउटडेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि 5 साल 6 साल लगाने के बाद आप एक ऐसी तैयारी करके बाहर निकलो जो कि दुनिया पीछे छोड़ के आ चुकी है। तो आईकेबी जो बार बार एजुकेशन स्कीम चेंज करता है, ये आपके ही फायदे के लिए कर रहा था, ताकि आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे रेलिवेंट रहो। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में आपकी डिमांड हो। देखिए, सी में आप लोग आ गए हैं, तो आई होप कि आप लोग इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स, आप इसके फायदे नुकसान असेस करके आए होंगे, कि सीए क्वालिफाई करने के बाद आपकी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर क्या वर्थ होने वाली है। मैं मॉनेटरी टर्म्स में कभी कंपैरिजन नहीं करता कि मैं पाकिस्तान में कितने कमा रहा हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर जाके कितने कमा सकता हूँ। मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं करूंगा कि मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जितने भी कुलीग्स, मेरे जितने भी जूनियर्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़कर पाकिस्तान से बाहर गए या पाकिस्तान में आज वो कितना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने खुद फील की है ना, मैं किसी महफिल में चला जाऊं, किसी शादी में चला जाऊं, किसी गवर्नमेंट की मीटिंग में चला जाऊं, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज की मीटिंग में चला जाऊं, या अपने दोस्तों की गैदरिंग में क्यों ना बैठा हूं, और उन गैदरिंग्स के अंदर जितनी भी तरह के प्रोफेशन के लोग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आर्मी का कोई बंदा हो, चाहे रेंजर्स का कोई बंदा हो, यकीन जाने मैंने नोट किया है कि सीए को लोग अलग ही इज्जत दे रहे होते।
सी की एक अलग ही दहशत होती है एक महफिल में। अब किसी शादी में चले जाएं जहाँ डॉक्टर भी होगा, किसी आपके कजन ने लंदन से कुछ एमबीबीए किया होगा, बीबीए किया होगा, एक दोस्त ने लम से कुछ किया होगा, एक दोस्त ने आईबीए से कुछ किया होगा, एक रिश्तेदार ने फलाया ये। लेकिन उस महफिल में अगर आप एक सी को देखेंगे ना, तो लोग उसकी अलग ही रिस्पेक्ट, उससे सलाम करते हुए झुक रहे होंगे, बड़े माशाल्लाह क्वालिफाइड है। तो सी सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो आपको रिकॉग्निशन, जो आपको इज्जत, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबसे पूछूं कि यार आप लोगों की एक उम्र जो है 20 से 22 साल के दरमियान होगी। अगर मैं आपको दोबारा जीरो एज पे लेकर चला जाऊं कि यार एक दफा दोबारा 22 साल की जिंदगी गुजारो, अब अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले चेंज करोगे ना, कि यार ये फैसला मैंने यहाँ पे गलत ले लिया था, इस लड़की के चक्कर में गलत पड़ गया था, इस बंदे से दोस्ती गलत कर ली थी, या ये गलत एक्सीडेंट कर दिया था। मैं अगर दोबारा से आज पैदा हो जाऊं ना, तो मैं दोबारा अपने लिए यही ऑप्ट करूँ। हाँ, बाकी चीजें चेंज करूंगा, शायद कोई अच्छी लड़की सेट करूंगा, लेकिन प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से मैं दोबारा अपने लिए सी ही सेलेक्ट करूँ। क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद आज मुझे 10 साल हो चुके हैं, और जो मैंने इसके बेनिफिट, जो मैंने इसके रिवॉर्ड, जो मैंने इसकी रिकॉग्निशन, जो मैंने इसमें इज्जत देखी है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन, इतनी ज्यादा जो है ना इज्जत कहीं और मिल सकती। एनीवे, एजुकेशन स्कीम पे आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सबसे पहले स्कीम के हवाले से यही सवाल होगा कि सर ये स्कीम अप्रूव हो गई है, नहीं हुई, सितंबर 25 में नई स्कीम के हिसाब से पेपर होगा, पुरानी स्कीम के पेपर से हिसाब से पेपर होगा। तो इन सारी चीजों के हवाले से थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। देखिए, मैं आपको स्कीम की चेंज का एक प्रोसेस बताता हूँ। ये जो आईकेप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है कि ये कोई अपनी प्राइवेट एजुकेशन बेच रहा हो। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एफिलिएटेड है। पाकिस्तान के आईन के तहत आईकेप का ऑर्डिनेंस बनाया गया, और उस आईकेप के ऑर्डिनेंस के तहत ये इंस्टीट्यूट कायम हुआ, वजूद में आया, और ये काउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशंस को आपकी कंट्री के अंदर रेगुलेट करता है। और साथ साथ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, साफा है, आईफैक है, सीपीए कनाडा है, सीपीए यूएस है, सीपीए ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ आईकेप की एक एसोसिएशन है, एक बॉन्डिंग है, एमओयू वगैरह साइन हुए। तो ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है कि आज मतलब अपने घर के अंदर अगर मॉडिफिकेशन करनी हो, मैं मुझे अगर आई इंस्टीट्यूट में मॉडिफिकेशन करनी है कि भाई मुझे यहाँ पे 2 क्लासरूम बनानी है, मुझे यहाँ पे कलर चेंज करवाना है, मुझे किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मैं डिसीजन ले लूंगा। लेकिन चूंकि आईकेप एक गवर्नमेंट से रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, एमओयूज है, तो इसको अपने लॉज के अंदर जब चेंजेस करनी होती है ना, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर लोगों का फीडबैक लिया जाता है, फिर वो ड्राफ्ट जो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है, फिर गवर्नमेंट फीडबैक लेती है, और पूरा एक प्रोसेस है जो 4 महीने प्रोसेस चलता है। इस स्कीम के चेंज के अंदर, इस स्कीम के चेंज के अंदर रिसेंट लेटेस्ट अपडेट ये है कि 28 जनवरी को 28 जनवरी को आईकेप की तरफ से आईकेप के सारे मेंबर्स को एक मेल सर्कुलेट हुई, और चूंकि मैं भी आईकेप का मेंबर हूं, तो मुझे भी ये मेल रिसीव हुई। इस मेंबर में आईकेप ने 28 जनवरी को ये मेल की थी, और इस मेल में आईकेप ने ये लिखा है कि एक ड्राफ्ट स्कीम, यानी कि वो स्कीम जो भी ड्राफ्ट फॉर्मेट में है, वो हमने गवर्नमेंट को पेश कर दी है। गवर्नमेंट से उसका ड्राफ्ट अप्रूव करवा लिया है। अब गवर्नमेंट भी जब कोई ड्राफ्ट अप्रूव करती है ना, तो वो फौरन फाइनल नहीं हो जाती। गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फीडबैक ले रही होती है, जितने रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इस केस में आईकेप के मेंबर रेलेवेंट स्टेक होल्डर। तो अब गवर्नमेंट के पार्ट में भी उन स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया जाता है, और उसके बाद फिर ये अप्रूवल का प्रोसेस हो रहा होगा, यानी कि मेंबर्स का फीडबैक आने के बाद काउंसिल बैठेगी, बोर्ड बैठेगी, और उसके बाद फिर फाइनली गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा। तो इसमें क्या लिखा है? प्लीज फाइंड अटैच द स्कैन कॉपी of the draft notification published in the Gazette of Pakistan regarding certain amendments in the Chartered Accountant Bylaws 1983 relating to the new scheme 2025 and council seats, which have been vetted by the Ministry of Law and Justice Division, Government of Pakistan. You are requested to kindly provide your comments, if any, on the same by 12th of February 2025. यानी गवर्नमेंट के सामने ये स्कीम पेश हो चुकी है। अब गवर्नमेंट का अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स को ये स्कीम सेंड की है कि भाई आपका जो भी इस पे कमेंट है, आपका जो भी इस पे फीडबैक, आपका जो भी इस पे इनपुट है, वो 12 फेब तक रेज कर दें। इसके बाद 12 फेब के बाद आईकेप की कुछ इंटरनल मीटिंग होगी, आईकेप के काउंसिल में ये जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनली गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा। ये 12 फेब तक अभी फीडबैक लेना है। तो मुझे नहीं दिखता कि ये 28 फेब से पहले नई स्कीम अप्रूव हो रही हो, 28 फेब के बाद ही हो। और 28 फेब की डेट को मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर 28 फेब तक ये स्कीम अप्रूव नहीं हुई ना, तो इसका मतलब है कि सितंबर 25 के एग्जाम आपके पुराने स्कीम के हिसाब से ही हो रहेंगे। बहुत ही कोई रेयर चांसेस है, बहुत ही कोई 1% प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये 28 फेब से पहले अप्रूव हो जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 12 तारीख तक तो मेंबर्स फीडबैक देंगे,
फिर आईकेएफ की इंटरनल मीटिंग बैठेगी, फिर आईकेएफ की काउंसिल में प्रेजेंट होगा, फिर गवर्नमेंट के पास वापस जाएगा। तो इसके अंदर 18 दिन तो आसानी से गुजर जाएंगे। तो 28 फेब तक तो ये अप्रूव नहीं होता, और अगर ये 28 फेब तक अप्रूव नहीं होता, सितंबर 25 की अटेम्प्ट आपकी पुरानी स्कीम के हिसाब से होने वाली है। तो पुरानी स्कीम और नई स्कीम में फर्क क्या है? हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? सर हमारी सेहत पे फर्क पड़ता है क्योंकि हम सितंबर 2025 में अपनी कैफ की पहली अटेम्प्ट या दूसरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। अगर हम पुरानी स्कीम में रहे तो हमारे पास ग्रुप ए में 4 पेपर से अटेम्प्ट करने के लिए। कौन कौन से? FAR 1, टैक्स, कॉस्टिंग और बिजनेस लॉ। और अगर हम नई स्कीम में एंटर हो जाते हैं, नई स्कीम 28 फेब 2025 से पहले अप्रूव हो जाती है, तो फिर नई स्कीम में हमारे पास ग्रुप ए में कौन से पेपर्स होंगे? FAR 1, टैक्स, डेटा सिस्टम रिस्क एंड रिव्यू और कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ का कॉम्बिनेशन। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके 99% चांसेस है, इसके मैं कहता हूं अभी भी 1% चांसेस हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ तो रातों रात अदालत के फैसले हो जाते हैं ना, एक ही रात के अंदर वजीर आजम फारिग हो जाता है। तो वर्स्ट केस में ये भी हो जाता है, लेट से कि 28 फेब से पहले ही पास हो जाती है स्कीम, तो फिर हमारे पास सितंबर 25 में ये वाले 4 पेपर होंगे। लेकिन 99% में श्योर हो कि आप यही पेपर सितंबर 25 में अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे आपने एक लॉजिकल, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है। सर सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है कि मैंने कितने पेपर्स की तरफ जाना है। अगर मैं आज या अब या अभी या आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में कैफ की तैयारी शुरू कर रहा हूँ और सितंबर 25 में पहली दूसरी अटेम्प्ट दूंगा, पहले तो मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे कितने पेपर्स देने चाहिए। क्या सोचा है? कुछ सोचा है क्या? पीआरसी के कितने एक अटेम्प्ट में 4-5 पेपर दे दिए थे या दो दो करके दिए थे? जबरदस्त। नहीं दिए? 3-2, 3-2 करके या 2-3 करके, इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है पीआरसी का पेपर एक एक करके दिया जा रहा है? हाँ, मई में दोगे? सर ऑन एन एवरेज एक आइडियल स्टूडेंट के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि उसको कम से कम कैफ के एक अटेम्प्ट के अंदर 3 पेपर तो देने ही चाहिए। 3 से कम नहीं, 3 से कम नहीं, कम से कम 3 पेपर तो आपको देने ही चाहिए। और स्टिल मोटिवेट करूंगा मैं कि यू शुड गो फॉर 4 पेपर्स। मैंने अपने सीए की जर्नी के अंदर 21 पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। इन 21 पेपर्स में से 3 दफा मैंने 4-4 पेपर एक साथ दिए थे। पहले मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था कि मैंने मॉड्यूल डी में 4 पेपर एक साथ क्लियर किए थे, मॉड्यूल ई में 4 पेपर एक साथ क्लियर किए थे, मॉड्यूल एफ के अंदर 4 पेपर एक साथ क्लियर किए। अब मैं एक बात बता दूं, मैं कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। हाँ, प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ कि कौन सी चीज कौन से वक्त पर जरूरी है और उस हिसाब से चीजों को लेकर चलता हूँ। लेकिन मेरी कोई ऐसी आदत नहीं थी कि मैं 6 महीने 12-12 घंटे पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, पेपर से 1 महीने पहले मैं 10-10 घंटे भी पढ़ता था, लेकिन पेपर से 5 महीने पहले मेरा एक नॉर्मल स्टडी टाइम हुआ करता था। मैं दिन में 6-8 घंटे पढ़ रहा होता था। पेपर से 1 महीने पहले मैं बहुत पढ़ता था, लेकिन 6 महीने 12-12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट मैं भी नहीं था। तो जब मैं पास कर सकता हूँ तो आप लोग तो और अच्छे से पास कर सकते हैं। आप तो मेरे ख्याल 5-6 पास कर सकते हैं। तो कोई भी 3 से कम पेपर का तो टारगेट ना करे, कोई भी 3 से कम तो पेपर टारगेट ना करे। कम से कम अपने 4 पेपर, कम से कम अपने 3 पेपर्स तो देने ही है। और इफ यू थिंक कि आप मैनेज कर सकते हैं, आपको 4 पेपर्स भी ऑप्ट करने चाहिए। अब सवाल ये होता है कि हम 4 पेपर्स कौन से उठाएं, हम 3 पेपर्स कौन से उठाएं? देखिए, नई स्कीम में पुरानी स्कीम में आपका FAR 1 टेक्स्ट तो है ही, नई स्कीम में पुरानी स्कीम में आपका FAR 1 टेक्स्ट तो है ही। तो इसका मतलब है कि लाजमी आपको FAR 1 टेक्स्ट तो देना ही है, चाहे नई स्कीम हो चाहे पुरानी स्कीम हो। तो आज से ही अगर डिसाइड करो तो FAR 1 टेक्स्ट पढ़ना तो स्टार्ट कर दो, FAR 1 टेक्स्ट पढ़ना तो स्टार्ट कर दो। सर कॉस्टिंग का क्या करें? पुरानी स्कीम में कॉस्टिंग ग्रुप ए में, नई स्कीम में कॉस्टिंग ग्रुप बी में। सर अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे ना, तो ऐसा बड़ा भाई, ऐसा बिग ब्रदर, मेरी एडवाइस ये होगी कि आप पुरानी स्कीम में कॉस्टिंग पास कर लें। क्योंकि ये जो एजुकेशन स्कीम का डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने खोला है ना, वैसे तो ये बड़ा लेंथी डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा रीड किया है। इसमें ये बात मेंशन्ड है कि ग्रुप बी का डिफिकल्टी लेवल ग्रुप ए से ज्यादा होता है। ऑब्वियसली वो हायर लेवल है ना, वो एडवांस लेवल है। तो मैट्रिक 9 से आसान मुश्किल थी ना, या आसान थी? सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से मुश्किल था। तो अगर पुरानी स्कीम है सितंबर 25 में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कॉस्टिंग का पेपर पुरानी स्कीम में दे दो। ग्रुप बी में भी जाके ये कॉस्टिंग ही रहेगा,
80% 90% कोर्स भी सेम होगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल, टेस्टिंग लेवल लाजमी रेस हो जाएगा। तो बेहतर मशवरा ये है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आप 3 पेपर्स की तरफ जा रहे हो तो आपको FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग का पेपर देना चाहिए। और अगर 4 पेपर की तरफ जा रहे हो तो फिर हम बिजनेस लॉ भी दे रहे होंगे। सर बिजनेस लॉ देने का फायदा क्या है? नई स्कीम में तो वो 50% पेपर बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने बिजनेस लॉ ग्रुप ए में पुरानी स्कीम में पास कर लिया, तो नई स्कीम में तो मेरा कंपनी लॉ रहता होगा। तो नई स्कीम में फिर आपको पूरा 100% पेपर दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। नई स्कीम में इस वाले पेपर का आप सिर्फ 50% पेपर अटेम्प्ट कर रहेंगे। और ऐसा पास्ट में आईकेप में पहले भी एक दफा हुआ है। पहले भी बिजनेस लॉ कंपनी लॉ अलग थे, फिर उनको मर्ज कर दिया गया, फिर दोबारा अलग कर दिया गया। तो जब वो पेपर मर्ज हुआ था ना, तो जिनका बिजनेस लॉ पेपर पास था उनको सिर्फ 50% कंपनी लॉ का पेपर पास करना था। जिनका कंपनी लॉ ऑलरेडी पास था उनको बिजनेस लॉ का 50% क्वेश्चन पास करना था। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर बिजनेस लॉ पास कर लिया तो ये नई स्कीम में आपको बिजनेस लॉ कंपनी लॉ दोबारा से देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो। और बहुत ही अच्छा हो कि अगर आपने सितंबर 25 में ये चारों पेपर्स निकाल लिए, तो फिर आपका FAR1 टैक्स, नई स्कीम का ग्रुप बी का कॉस्टिंग और पुरानी स्कीम का डेटा रिस्क वाला पेपर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आईकेप की पॉलिसी है, आईकेप ने ट्रांजिशन पॉलिसी में ये बताया कि जिसका ग्रुप ए क्लियर होगा ना, उसका डेटा रिस्क वाला पेपर एग्जाम है। तो अगर आपने सितंबर 25 में ये चारों पेपर्स दे दिए और ये चारों पेपर्स क्लियर कर लिए, तो नई स्कीम में आपका FAR1 भी क्लियर समझा जाएगा, टैक्स भी क्लियर समझा जाएगा, डेटा वाला पेपर भी क्लियर समझा जाएगा, बिजनेस लॉ वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, और ग्रुप बी का कॉस्टिंग भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस पर कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई मैं कह रहा हूं तो आपने 4 पेपर इतने, नहीं, आपने खुद इवेल्युएट करना है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे 2-3 भाई बहन है, कुछ लोग अपने घर पे अपने माँ बाप के सिंगल चाइल्ड होते हैं। तो जब सिंगल चाइल्ड वाली कहानी होती है तो फिर उसको दूध दही भी लेकर आना होता है, उसको पीको भी करवाना होता है, उसको तंदूर की रोटियां भी लानी होती है। जो 2-3 भाई हैं घर पे, तो वो थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। हो सकता है कि और कुछ घर पे सिचुएशन डिफरेंट हो, तो इस वजह से मैं किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा कि आपने 4 पेपर ही देने हैं। लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप 4 पेपर्स दे सकते हैं, आपको 4 पेपर्स ही देने चाहिए। और 3 पेपर दे रहे हैं या 4 पेपर दे रहे हैं, कम से कम इसके साथ एक हैंड ऑन कोर्स जरूर कवर कर लीजिएगा अभी। ये मत समझना कि यार पहले मैं 3-4 पेपर निकाल लेता हूँ फिर हैंड आउट करूंगा, क्योंकि ग्रुप बी मुश्किल होने वाला है। ग्रुप ए से आसान नहीं होगा, ग्रुप बी ए से मुश्किल ही होगा। तो उसमें तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, उसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। तो हैंड ऑन कोर्स को डेफर ना करना। 2 हैंड ऑन कोर्स है जो कि आपको कैप के साथ कंप्लीट करना है, एक MS ऑफिस वाला, एक प्रेजेंटेशन स्किल्स वाला। तो दो में से कोई एक एटलीस्ट हैंड ऑन कोर्स उसके साथ जरूर कर लेना। और अगर तुम कैफ में 3 सब्जेक्ट उठा रहे हो, 4 सब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इसके साथ दोनों हैंड ऑन कोर्स अभी निपटा दो। देखो तुम्हारे पास कितना टाइम है। सर फरवरी का महीना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, हमारे पास अभी कोई 7 महीना है। तो 7 महीने में आप 3 सब्जेक्ट के साथ 2 हैंड ऑन कोर्स, या 4 सब्जेक्ट के साथ एक हैंड ऑन कोर्स, या इवन 4 सब्जेक्ट के साथ भी दोनों हैंड ऑन कोर्स मैनेज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना डिटरमाइंड है, आप कितना पैशनेट है, आप कितना सीरियस है, आप कितना मोटिवेटेड है अपने करियर को लेकर, अपने माँ बाप के जो भी ड्रीम्स है, जो भी उनका पैसा आपके ऊपर लगा। तो सर ये तो एक पेपर के हवाले से मेरी डिस्कशन थी कि क्या करना चाहिए, कितने पेपर्स, कौन से पेपर्स। थोड़ा सा मैं आप लोगों से फीडबैक लेता हूँ कि अगर आप लोगों को सवाल हो तो उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर टैक्स में कोई चेंजिंग आएगी न्यू स्कीम की वजह से? नहीं, लाइबा टैक्स के कोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो टैक्स का कोर्स पुरानी स्कीम में है, 99% कोर्स वही एग्जैक्टली आपका नई स्कीम में रहेगा। सर अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम मई में स्टार्ट करें तो भी कंप्लीट हो जाएगा ना सितंबर 25 तक कैफ? जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा HK। अगर आप मई में PRC के पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और मई में आप PRC क्वालिफाई करोगे, तो भी आपके पास इतना टाइम है कि आप कैफ के 3 से 4 पेपर क्लियर कर सकते हो। मोहम्मद उमर, नई स्कीम में सिर्फ PP की टेस्टिंग का वो कोई तरीकेकार इंट्रोड्यूस करेंगे, मोस्ट लाइकली कि आईकेप के पैनल के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, या इस तरह की कोई चीज होगी। PP की टेस्टिंग का थोड़ा सा एक मैकेनिज्म आईकेप ने इंट्रोड्यूस करना है इस हवाले से। अरसलान ने सवाल पूछा कि सर डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए
मैं जब सी के करिकुलम कवर कर रहा था एज अ स्टूडेंट, तो मैंने प्योरली अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, कंपनी लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे। लेकिन अब इसके अंदर डेटा एनालिटिक्स का एक हैंड ऑन कोर्स भी है जो आप सी फाइनल के साथ कवर करोगे। डेटा सिस्टम रिस्क रिव्यू के नाम से यहाँ पे भी एक पेपर ऐड कर दिया गया। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं क्या सर? चैट जीपीटी तो हम सबको ही पता है, एआई के बारे में तो हम सबने सुना होगा, ब्लॉकचेन के बारे में शायद डिटेल में ना पता हो, लेकिन ब्लॉकचेन का नाम जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली ना एआई जनरेटेड, आईटी जनरेटेड, सिस्टम जनरेटेड बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एक ऑडिटर, जो कि एक अकाउंटेंट, जो कि एक टैक्स कंसल्टेंट के काम को आसान बना दे। यानी वही काम जो 1990 में पेपर पे लिखकर टोटल हुआ करता था, मेरे टाइम पे एक्सेल में टोटल हुआ करता था, और वही चीजें और इनहेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू और क्विकली और आसानी से कर दिया जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर, डेटा सिस्टम रिस्क के रिव्यू के सब्जेक्ट के अंदर, या आने वाले वक्त में जो सीए फाइनल में हैंड ऑन कोर्स आप कवर करोगे पाइथन और एआई का, इन कोर्सेज में, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको यही बताया जा रहा होता है कि आज के इस एरा में कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि एक अकाउंटेंट की, जो कि एक ऑडिटर की जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे होंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी क्या यूटिलिटी है, उसके क्या फायदा है, उसके क्या नुकसान है, उसके अंदर क्या रिस्क है। यही बातें हम इन सब्जेक्ट्स के अंदर कवर कर रहे हैं। और ग्रुप ए लेवल पे डेटा सिस्टम रिस्क का पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल का पेपर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रुप बी में सीए फाइनल में आओगे, तो वहां पे आप सही मानों में डेटा एनालिटिक्स का एक डिटेल हैंड ऑन कोर्स कवर कर रहे हैं। एक ने पूछा है, सर सीए ऑलरेडी इतना हैवी है, तो उसमें ये कोडिंग और ब्लॉकचेन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आपने मुझसे सवाल तो नहीं पूछा है, आपने तो खुद ही कंक्लूड कर दिया ना कि सीए इतना ऑलरेडी हैवी है। इसकी बेसिस क्या है आपके पास? क्या किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया है कि सीए इतना हैवी है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको ये सबसे पहले तो ये परसेप्शन अपने जहनों से निकालना होगा कि सीए कोई हैवी नहीं है, सीए कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है सीए का ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का रिजल्ट कितना आता है? 30, 35, 40%। वो पता है बीकॉम का रिजल्ट कितना आता है? सर आपको पता है बीकॉम का रिजल्ट कितना आता है? 15%, 10%, 7%। तो अब अगर मैं रिजल्ट की बेसिस पे कहूं कि यार बीकॉम का 15% रिजल्ट आ रहा है और सीए का 30% रिजल्ट आ रहा है कम से कम भी, तो फिर तो बीकॉम सीए से डबल मुश्किल हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीए है भी, नॉर्मल पढ़ाई है जो बाकी लोग एम बीबीए में कर, बीबीए में तो नहीं, एमबीबीएस में कर रहे होते हैं, या और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर कोई कंप्यूटर साइंसेस में अगर एमएससी वगैरह कर रहा है, तो मोर इसी तरह की पढ़ाई होती है। हाँ, नेचर थोड़ा अलग है, उनकी थोड़ी को करिकुलर एक्टिविटीज और बाकी एक्टिविटीज वगैरह भी होती है, हमें थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देना पड़ रहा होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सीए बहुत हैवी और सीए बहुत मुश्किल। और ये चीजें ऐड क्यों की है सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चीजें आपके कोर्स में ऐड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कोर्स में ऐड नहीं किया, आप क्वालिफाई करने के बाद रेलिवेंट नहीं रहोगे ना दुनिया में। आप एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो जिसको सैप चलाना ही नहीं आता, जिसको ईआरपी चलाना ही नहीं आता, जिसको सिस्टम्स के अंदर एंट्री ऑटोमेटिकली करना नहीं आती, तो फिर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड भी नहीं है कि जिसको डेबिट क्रेडिट करना हो। तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए तो अभी भी मशीन्स हैं हमारे पास, चैट जीपीटी है, डेबिट क्रेडिट की सारी एंट्री बता देता है। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उन टूल्स को यूज कैसे करना है, वो इन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू आपको सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है मुझसे कि सर डिग्री के लिए भी गाइड कर दें। वैसे तो ये वाली सवाल इस सेशन का एजेंडा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, जब मैं सीए का, अभी तुम लोग को थोड़ा ये अंदाजा है कि बीकॉम पहले 2 साल का था, अब वो 4 साल का हो गया, 2 साल का एडीसी आ गया है, अच्छी बात है। मैं जब अपने कैफ के पेपर्स दे रहा था ना, तो उस वक्त हमारे भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तो वहां पे आके किसी ने बताया कि भाई बीकॉम भी कर लो साथ साथ। तो मैंने 3-4 टीचर से पूछा कि सर ये सीए के साथ बीकॉम करना चाहिए। एक टीचर जिनको मैं बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करता था, उन्होंने कहा कि यार मैंने बीकॉम किया हुआ है, और मुझे आज तक पाकिस्तान में अपनी बीकॉम की डिग्री कहीं दिखाने की जरूरत पेश नहीं है। जब मैं सीए दिखा देता हूँ ना, तो बस ये काफी हो जाता है, मुझे किसी को ये बताना नहीं पड़ता कि बीकॉम भी किया हुआ है मैंने। लेकिन कुछ और जब मैंने टीचर्स को किया कांटेक्ट और उनसे पूछा कि सर ये बीकॉम करना चाहिए सीए के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि लाजमी करना चाहिए। मैंने बोला सर सीए कर रहा हूँ, इतनी हाई लेवल की अकाउंटिंग की एजुकेशन कर रहा हूँ, ऑडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, बीकॉम की क्या जरूरत है? कह रहे बीकॉम के अंदर तुम्हारे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं आ रही होगी, लेकिन लॉन्ग रन में
ये एक डिग्री है और उसका तुम्हें फायदा लॉन्ग रन में आने के पता चले। खैर उस वक्त कोई इतना पढ़ना तो था नहीं बीकॉम के लिए, कोई फीस वगैरह भी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने बीकॉम कर लिया। अभी रिसेंटली मैं एक बात बताता हूँ, मुझे चूंकि पढ़ने का हमेशा से शौक है और आगे भी पढ़ने का शौक रहता है, तभी मैं रिसेंटली सोच रहा था कि अपने टैक्सेशन की फील्ड में यूके वगैरह की साइड से कहीं से पीएचडी करूँ। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह सॉर्ट आउट की जो अच्छा टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर पीएचडी ऑफर कर रही थी, और मैंने वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि भाई आप तो मास्टर्स ही नहीं हो। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने बोला पहले पहले मास्टर करके आओ। तो मैंने फिर मास्टर के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो सारी यूनिवर्सिटीज ने नहीं, लेकिन मास्टर के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि आप तो बैचलर्स ही नहीं हो। फिर मैंने उनको बताया नहीं, मैंने बीकॉम किया हुआ है 2 साल का। तो उन्होंने बताया कि भाई इंटरनेशनली 2 साल के बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं। इंटरनेशनली जो मिनिमम बीकॉम बैचलर्स का पीरियड है ना, वो एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए, या ज्यादातर दुनिया में 4 साल का होता है। फिर मैं क्या कहता है, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के साथ साथ मेरी एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी है जो कि टैक्सेशन की और अकाउंटिंग की और बीपीओ की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो हुआ ये कि हमने अपनी फर्म की एक ब्रांच दुबई के अंदर रजिस्टर्ड करवाई, कि हम दुबई के अंदर भी थोड़ा टैक्स वैक्स का काम करेंगे, वहां से भी थोड़ा बिजनेस वगैरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दुबई के जो है ना टैक्सेशन के लॉस वगैरह देख रहा था, तो वहां पे ना टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक टैक्स एजेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपने एक टैक्स एजेंसी का सर्टिफिकेट हासिल किया हो ना दुबई के अंदर, तो वहां पे आप लीगली लाइसेंस तौर पे टैक्सेशन का काम कर सकते हो दुबई में। तो मैंने उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसके लिए कुछ एग्जाम्स देने थे, 2-3 पेपर्स देने थे। मैंने कहा 2-3 पेपर्स देकर मेरे पास टैक्स एजेंसी का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं लीगली ऑथराइज हो जाऊंगा दुबई में ये काम करने के लिए। मैं वो एजेंसी का एग्जाम भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट 15 साल की एजुकेशन। अब सेकंड ईयर तक 12 साल हुए, 2 साल तो मैंने बीकॉम किया, वह 14 साल की हुई है। तो 14 साल की एजुकेशन की बेसिस पे मैं वो टैक्स एजेंसी का सर्टिफिकेट भी नहीं अप्लाई कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास मिनिमम 15 साल की एजुकेशन नहीं। और मेरा तो इरादा यहाँ पे है, लेकिन आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन, जितने बैठे हैं, मैं अगर आपसे पूछूंगा ना, भाई लॉन्ग रन में क्या प्लान है, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से बाहर जाना है, मैं पूछ भी नहीं रहा, मुझे पता है, क्योंकि आप सबने ही पाकिस्तान से बाहर जाना। तो जब तुम यूएस इमिग्रेशन के लिए, कनाडा इमिग्रेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए, यूरोप इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई करोगे ना, तो वहां पे तुम्हारी डिग्री की तुम्हें वैल्यू पता चलेगी। एक दफा वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है आईसी में भी है, तो बीच में जब वो इमरान खान वगैरह को निकाला था, तो काफी वो डिमोटिवेट हो गया था पाकिस्तान से, तो उसने बोला यार मैं जो है ना बस अब जा रहा हूँ यहाँ से, और कंसल्टेंट के पास जा रहा हूँ और इमिग्रेशन का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इत्तेफाक से वो अच्छा करीबी दोस्त था, तो मैं भी उसके साथ चला गया। उसने आईसी में भी किया हुआ था, मैं सीए क्वालिफाइड था, हम दोनों पहुंच गए कंसल्टेंट के पास। और एक और तीसरा दोस्त भी था हमारा जिसने इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ था। ये बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, मैं हूँ सीए, एक मेरा दोस्त है आईसी में, और एक मेरा दोस्त है जिसने इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ। हम दोनों गए कंसल्टेंट के पास। जो आईसी में वाला दोस्त था ना, उसको जाना था यूएस कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना था। तो उसने हमारा एक्सपीरियंस, हमारी एजुकेशन वगैरह पूछी, और स्कोरिंग कैलकुलेट होती है इमिग्रेशन के प्रोसेस में, अगर आप कभी देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। अब यकीन जाने जिसने इकरा यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था ना, उसके ज्यादा पॉइंट्स बन रहे थे, मेरे और आईसीबी वाले के कम बन रहे थे। वजह ये नहीं थी कि वो हमसे टेक्निकली बहुत आगे, टेक्निकली तो हम ही आगे थे, लेकिन उसके पास 16 साल की एजुकेशन। तो लॉन्ग रन में आपने हायर स्टडीज करनी है, लॉन्ग रन में आपने इमिग्रेशन की तरफ जाना है, लॉन्ग रन में आपने कहीं का वीजा अप्लाई करना है। इन एनी केस आपको ये जो डिग्री एजुकेशन है आपको फायदा देती है। ये सीए डिग्री नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। आपकी जॉब, आपकी इनकम, आपका लाइफ स्टाइल सीए की बेसिस पे ही होगा। लेकिन कहीं पे एंटर होने के लिए, कहीं हायर स्टडीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये तो मेरी, और अगेन मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, आईक्यू कोई डिग्री ऑफर नहीं कर रहा, आईक्यू से तो बीकॉम या एडीसी नहीं करोगे। लेकिन स्टिल मैं रिक्वेस्ट नहीं, मैं ऑर्डर करूंगा कि आप लोगों को लाजमी इसके साथ कुछ ना कुछ डिग्री प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। 2 साल का एटलीस्ट एडीसी तो कर लो, जब तक तुम्हारा कैफ कंप्लीट होगा तुम्हारा 2 साल का एडीसी हो जाएगा। जब सीए फाइनल में आओ तो वो 4 साल वाला बीकॉम कंप्लीट कर ले। और अगर एडीसी नहीं, कोई जैसे एमओयूज वगैरह होते हैं कि कहीं पे आपको बगैर प्रेजेंट मार्क की एग्जाम वगैरह में बैठने की इजाजत मिल जाती है, कुछ यूनिस वगैरह में छोटी मोटी है ऐसी। अगर आपको 4 साल का कोई ग्रेजुएशन या बैचलर प्रोग्राम मिल रहा है, आप लाजमी उसको भी साथ साथ परस्यू करें। और मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए आपको कोई पढ़ना पड़ेगा या बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको बस जाके पेपर देने होंगे। मैंने बीकॉम पास किया है और मैंने कोई बीकॉम की तैयारी वैयारी नहीं की थी, बस जैसे ही जाके पेपर देता था कोई 69-70% मार्क्स आ गए थे मेरे उसमें। लेकिन ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा देगा,
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है कि आप लोगों को लाजमी साथ साथ एटलीस्ट एडीसी तो भी कर लें, ताकि आपका कैफ कंप्लीट होगा, आपका एडीसी भी साथ साथ हो जाएगा, और सीए फाइनल में फिर उसको बीकॉम में कन्वर्ट करवा लीजिएगा या एमएससी वगैरह में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। लेकिन कुछ ना कुछ डिग्री प्रोग्राम अपने साथ रखे। आपको नहीं पता कि आने वाले वक्तों में क्या सिचुएशन होगी, या आने वाले वक्तों में क्या चीज आपको फायदा देगी, क्या नुकसान देगी। सर आईकैट की वेबसाइट पर कवर है सीए इक्विवेलेंट एमकॉम। सर उनको किसी यूनिवर्सिटी से अटेंडेंस से डिग्री की जिम्मेदारी तो उन्हें देनी चाहिए। बात है। देखो, ये बात पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि आईकेप ने एक नोटिफिकेशन रखा है, लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, और वो आईकेप का नोटिफिकेशन नहीं है, वो एचईसी का नोटिफिकेशन के सीए एसीसी आईसीएमपी आर इक्विवेलेंट टू एमकॉम 16 या 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं अब इसकी निटी में जाऊंगा तो हमारी डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, कि डिग्री और इक्विवेलेंसी दो अलग अलग चीजें हैं, और वर्ड डिग्री की है, इक्विवेलेंसी की नहीं। वर्ड डिग्री की है, इक्विवेलेंसी की नहीं। मतलब एक मेरा खून का रिश्तेदार है, बेटा है मेरा, और एक को मैं कह देता हूँ मुंह बोला बेटा है, तो वैसे दोनों ही बेटे हैं, लेकिन मुंह बोले बेटे में और जो खूनी रिश्ता है, फर्क तो रहेगा ना। तो इसी तरह से डिग्री और इक्विवेलेंसी है, कि वो इक्विवेलेंसी डिग्री नहीं मानी जाती। वो एचईसी ने तो कह दिया है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट होती वो। और कुछ सवाल जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को सवाल हो नई स्कीम पुरानी स्कीम के हवाले से? अभी पुरानी स्कीम में, यस, पुरानी स्कीम में तो नहीं, डेटा वाला पेपर आपको उस वक्त एग्जाम होगा जब पुरानी स्कीम आपका ग्रुप ए पूरा क्लियर। डेटा वाला पेपर आपका उस वक्त एग्जाम होगा जब ग्रुप ए पूरा क्लियर। ग्रुप ए क्लियर है तो डेटा वाला एग्जाम अगर अभी देना चाहते हो, बिजनेस में कंपनी लो, तो साथ दे सकते हो, इजाजत है। नई स्कीम में तुम्हारा ये वाला जो पेपर है, ये एग्जाम होगा। और कोई सवाल किसी का? नई पुरानी स्कीम के अंदर पॉलिसी है कि आप सिर्फ FAR 2 नहीं दे सकते जब तक आपका FAR 1 पास ना हो। आप MFA नहीं दे सकते जब तक आपका कॉस्टिंग क्लियर है। नई स्कीम में पेपर वाइज लिंकिंग नहीं है। नई स्कीम में यह है कि ग्रुप ए के 2 पेपर पास होंगे तो आपका ग्रुप बी अनलॉक हो रहा हो। और कोई सवाल किसी का? सर सितंबर अटेम्प्ट में न्यू स्कीम होगी या ओल्ड? हमने पूरी मैंने कहानी सुना दी और फिर आप पूछ रहे हैं कि रजिया बढ़ती औरत। सर अगर स्कीम सितंबर में इंप्लीमेंट नहीं हुई तो न्यू स्कीम की फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च 26 बनेगी, तो हैंड ऑन कोर्स सितंबर 25 की बात कर सकते हैं। हेरा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों डेफर करना है? अभी आपकी पढ़ाई कम है, अभी आपकी पढ़ाई रिलैक्स्ड है, तो आप नई स्कीम हो या पुरानी स्कीम हो, एटलीस्ट एक और अगर मैनेज कर सकते हो तो दोनों हैंड ऑन कोर्स देकर जान छोड़ा है। उमर अगर ओल्ड स्कीम में आपका ग्रुप ए पास है तो नई स्कीम में भी आपका ग्रुप ए पास है, और फिर नई स्कीम में आपको क्या, सॉरी, नई स्कीम में आपका ग्रुप बी अनलॉक हो चुका होगा, क्योंकि नई स्कीम में आपका FAR 1 पास है, टैक्स पास है, डेटा स्कीम डेटा एनालिटिक्स डेटा सिस्टम रिस्क वाला पेपर पास है, और बिजनेस लॉ क्वेश्चन भी पास है। तो फिर आप जो भी नई स्कीम के रिमेनिंग पेपर्स हैं उनको ऑप्ट कर रहे होंगे। सर September 25 में अगर स्कीम नहीं एप्लीकेबल हुई, जिसके चांसेस 1% से भी कम है, तो IQ बिल्कुल पढ़ाएगा डेटा वाला पेपर। मेरा ख्याल है कि हसान आप पूछना चाह रहे हो कि March 26, तो यस, मार्च स्कीम नई स्कीम के हिसाब से होगी। जी अजिया, आप PRC May 25 के बाद कैफ के 3 पेपर्स में अपेयर हो सकते हैं। एच के पहले आपको EDC करना होगा 2 साल के बाद, फिर वो 2 साल का EDC ही आपका बीकॉम में कैरी फॉरवर्ड होगा या बीकॉम में कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्टली आप 4 साल का बीकॉम नहीं कर सकते, पहले आप 2 साल का EDC करते हो, और फिर 2 साल एडिशनल करके आपका बैचलर्स कंप्लीट होता है। जी हसन बिल्कुल। नहीं हीरा, टेक्स्ट की फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। ओयून आलम, हैंड ऑन कोर्स आपको कैफ लेवल पे 2 करने होते हैं। 2 हैंड ऑन कोर्स है जो कि आपको कैफ लेवल पे कवर करने होते हैं। नई स्कीम पुरानी स्कीम दोनों में ये 2 कोर्सेज हैं। एक आपका MS ऑफिस वाला है, और एक आपका प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स वाला है। पुरानी स्कीम में इन दोनों के सिर्फ आपने आर्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, कोई एग्जाम नहीं देना होता। इन दोनों के आपने सिर्फ आर्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, कोई एग्जाम नहीं देना होता।
नई स्कीम में आईकेप ने ये कहा है कि हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, हम पीपी वाले कोर्स की टेस्टिंग भी करेंगे। अब प्रेजेंटेशन को आईकेप या तो थर्ड पार्टी के थ्रू, या हो सकता है कि अपना कोई पैनल डेवलप करे जिनके सामने जाके आपको प्रेजेंटेशन देना होगी। नई शब्बड़, नई मास, एमएस ऑफिस तो पूरा ही ऑनलाइन है, आप अभी स्टार्ट कर दें। पीआरसी जैसे आपका कंप्लीट हो आप स्टार्ट करते हैं, उसके आपके सिर्फ अपने लेक्चर्स कवर करने, उसकी कोई टेस्टिंग थोड़ी होगी। हमारे ये सारे सवाल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, पीपी के रेलेवेंट टीचर आपको बताएंगे कि पीपी का कोर्स कितने आवर्स का है। शब्बर ये टोटली आप पे है। मैं तो ऑब्वियसली स्मार्ट ही ऑफर रिकमेंड करूंगा। रीजन बीन कि अगर आप अपने अवेलेबल टाइम में फिजिकल क्लासेस के थ्रू 2 या 3 सब्जेक्ट कवर करते हो ना, उससे कम टाइम में आप स्मार्ट क्लासेस में 4 पेपर्स कंप्लीट कर सकते हो। रीजन बीन कि आपका सारा ट्रेवलिंग का टाइम सेव हो रहा होगा। रीजन बीन कि फिजिकल क्लासेस की जो इनएफिशिएंसीज हैं कि टीचर क्लास में लेट आ रहा है, क्लास में तफरियां हो रही है, नमाज ब्रेक, लंच ब्रेक, चाय का ब्रेक, ये सारी इनएफिशिएंसीज बाहर हो जाती है स्मार्ट क्लासेस में। ना कुछ कॉपी करने का टाइम ज़ाया हो रहा है, ना क्लास में आने जाने का टाइम ज़ाया हो रहा है, कभी नेट चल रहा है, कभी माइक नहीं चल रहा, ये सारी इनएफिशिएंसीज आपकी स्मार्ट क्लासेस में कवर हो जाती है। तो एक कोर्स जो कि फिजिकल क्लासेस में 150 आवर्स में कवर करवाया जाता है, वही कोर्स आपका स्मार्ट क्लासेस में ज्यादा प्रैक्टिस के साथ, ज्यादा रिविजन के साथ 80 to 90 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके पास अगले 6 महीने में 300 घंटे पढ़ना है, 300 घंटे फिजिकली शायद तुम 2 या 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम पढ़ पाओगे, स्मार्ट क्लासेस में यही 300 घंटे में तुम 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। हमजा ऑनलाइन में टेस्ट सेशन बिल्कुल मैनुअल तरीके से होता है, यानी कि टेस्ट पेपर व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जाएगा और फिजिकली भी कंडक्ट किया जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप या तो घर से बैठकर टेस्ट दे दें या आईक्यू आकर टेस्ट दे दें, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो। जी आप कोई भी चलेगी। आसान इस पे सर तहा थोड़ा बेहतर गाइड करेंगे कि सर अगर पीआरसी जुलाई तक चला जाता है तो फिर वो सितंबर में कैफ के पेपर्स नहीं दे सकेगा ना, क्योंकि वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए कैफ के फॉर्म सबमिट करने की डेट गुजर चुकी होगी। चले मैं अब आगे की डिस्कशन सर ताहा को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर ताहा भी कुछ अपनी इंसाइट प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के हवाले से, ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से, और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि मुझसे मिस हो गए इस चैट के अंदर, वो सर ताहा आंसर करेंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर मुर्तज़ा ने आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के ले लूँगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप काइंडली पोस्ट कर दें, उनको आंसर्स कर दूंगा। और एक और बात, हमने जो है ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया है जितने भी बच्चे सितंबर 2025 में पेपर देंगे, तो मेक श्योर कि आप उस ग्रुप पर ऐड हो जाएं। चाहे आप लोगों ने अपने पेपर्स मार्च में क्लियर करने हैं, पीआरसी के मई में क्लियर करने हैं, या इवन जुलाई में क्लियर करने हैं, और जो जुलाई वाले सितंबर 25 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट उसमें आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग जैसे जैसे अपने पीआरसी के पेपर्स देते रहेंगे, आप लोगों के पास उस ग्रुप के थ्रू हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन का चांस होगा। और हम इस तरह के सेशन तकरीबन हर 45 डेज में या 2 महीनों में एक बार करवा रहे होते हैं। तो आगे जितने भी रेलेवेंट सेशंस होते हैं, हो सकता है कि स्कीम जो है उसके बारे में मजीद डिटेल्स आए, सिलेबस आए, कुछ आईकेप शेयर करे, तो हम कोई सेशन रखते हैं तो उस पर आप लोगों को उसकी अवेयरनेस मिलती रहेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर सितंबर से पहले हैंड्स ऑन कोर्सेज कर लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग फिर नहीं होगी, इसलिए क्योंकि जब तक नई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होगी, नए वाले हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं आएंगे, तो आपको पुराने वाले कोर्सेज के हिसाब से ही टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि पीपीई का जो कोर्स है वो भी अभी पुरानी स्कीम में कर लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपकी वो वाली टेस्टिंग नहीं है जो आईके बाद में करेगा। ठीक है। साथ में एक और बात आप अगर नोट करें, सर मुर्तजा ने जो एक चीज डिस्कस करी कि किसी का भी अगर ग्रुप ए क्लियर होगा, किसी का भी करंट वाला ग्रुप ए क्लियर होगा जिसमें FAR 1 है, टैक्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और बिजनेस लॉ है,
तो आईकेप की तरफ से ग्रुप ए क्लियर होने पर डेटा वाला पेपर एग्जाम्प्ट होगा। यानी कि आप ये बात सोचेंगे, वैसे तो ग्रुप ए ग्रुप बी के टोटल कितने पेपर्स हैं? टोटल 8 पेपर्स हैं। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा जान लगाकर दिन रात एक कर और ग्रुप ए के पेपर सारे के सारे सितंबर में क्लियर कर लेता, तो उसका मतलब FAR1, टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये 4 पेपर्स उसके क्लियर हुए। ग्रुप ए क्लियर हो गया तो इसका मतलब उसका डेटा वाला पेपर भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए ना? ठीक है, हाँ 4.5, मतलब कि वो आगे जाकर जब लॉ का पेपर देगा उसमें भी उसने वो पूरा पेपर नहीं देना, उसमें वो पेपर पूरा नहीं देना, उसने सिर्फ और सिर्फ उसने कंपनी लॉ वाला जो पोर्शन है वो देना होगा। अगर 4 पेपर तय हो जाते हैं इसके सारे 4.5 पेपर। तो एफआईआर दोबारा टैक्स दोबारा देने में डेटा और पेपर आपका एग्जाम और ग्रुप बी का पोस्टिंग क्लियर है और ग्रुप ए में बिजनेस लॉ कंपनी लॉ में से बिजनेस लॉ वाला क्वेश्चन एग्जाम है। तो 4 पेपर्स के बदले आपको जो एग्जामिशंस क्या कंसेशन मिलेगी वो 4.5 4.5 पेपर्स की। इसका मतलब जब आप फिर ग्रुप बी में आओगे तो आपके पास एक होगा FAR2, एक होगा आपके पास ऑडिट, एक मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि MFA का पेपर होगा, और लॉ का सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट हिस्सा होगा। लॉ में क्या होता है, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि जिस तरह से अभी आपके पास बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ सेपरेट है और वो दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो आईकेप आपका 50 मार्क्स का पेपर यानी कि आधा पेपर लेता है, और जो रेलेवेंट पोर्शन आपका क्लियर नहीं है उसकी ही सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस लॉ यहाँ पे क्लियर किया तो वहां पर आपने पूरा पेपर दोबारा देना है, बल्कि आपका होगा ही एक पोर्शन का पेपर, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 25 उसमें से पासिंग होंगे, प्रोपोर्शनली उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो देखो, मैं तो हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 3 भी दे रहे हो तो आप 4 देने के लिए ही चले जाओ, या एटलीस्ट आप अभी 4 पिक कर लो। 1-2 महीने, 1.5 महीना अपनी पूरी जान लगाओ। 8 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। अगर आपने सोचा हुआ था कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 3 पेपर्स लूंगा, आप 8 घंटे पेपर्स पढ़कर और 4 पेपर्स दे दो। बट आपको जो यहाँ से फायदा मिल रहा है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, मई में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इवन IQ पे रजिस्टर्ड हैं और मई की अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हैं, देखो प्रैक्टिकली ये चीज दिमाग में रखना, ये मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपकी लेट से मई की अटेम्प्ट में, मई में आपके 5 पेपर्स आपने प्लान किया हुआ है, PRC के दूंगा, अल्लाह ना करे एक पेपर 1 मार्क्स से रुक जाता है। 5 पेपर्स आप देखते हो, 4 क्लियर हो जाते हैं, एक पेपर, कोई भी एक पेपर आपका 1 मार्क्स से रुक जाता है, तो उसका लॉस सिर्फ 2 महीने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जुलाई में पेपर दे दोगे और सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसका लॉस जो है वो सबसे बड़ा ये है कि सितंबर की आपकी कैफ अटेम्प्ट ज़ाया हो जाएगी और फिर सितंबर की आपकी अटेम्प्ट होगी मार्च 2026। तो जितने भी बच्चे हमारे पास भी इनरोल्ड हैं, चाहे स्मार्ट क्लासेस में, चाहे ऑन कैंपस फिजिकल क्लासेस में और मे बैच में, जो मैं एक रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा करूंगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि उसमें से 1 या 2 जो आसान वाले पेपर्स हैं, जिस तरह से PRC1 है, PRC5 है, जिनके सिलेबस 25, 30, 40 घंटों के हैं, कंपैरेटिवली वो PRC2 और 4 से कंपैरिजन में आधे से भी कम है, वो आप अगर मार्च में दे देना, अगर आप वो लोग मार्च के अटेम्प्ट में दे दें, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, बात करें, स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी को अवेल करें, टीचर से आप डिस्कस करें कि सर हम चाह रहे हैं कि हम मई में 5 पेपर्स ना दें, बल्कि उन 5 पेपर्स को 2 और 3 में ब्रेक कर दें, और 2 पेपर्स अगर आप मार्च में दे सकते हैं ना, ये बहुत बहुत आइडियल होगा, बहुत जरूरी और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि जब आप 5 पेपर्स एक ही साथ देते हो तो PRC के पेपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है, उसमें पेपर रुकने के चांसेस ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे आपका मार्च वाला कोई पेपर रुक जाता है तो आपके पास अगेन उसके लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मई वाली पड़ी हुई होगी। मई तो ऐसा है कि डू एंड डाई है। अगर मई में कोई भी पेपर 1 मार्क से भी आपका रुक जाता है तो उसकी वजह से आपकी कैफ की अटेम्प्ट 6 महीने आगे जा रही है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका मई में PRC क्लियर होना है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो 2 या 3 पेपर्स मार्च में देने की कोशिश करें। उनको जब वो 2 ही पेपर दे देंगे तो उनके ऊपर जो है वो 5 पेपर्स की फिर तलवार भी नहीं होगी, फिर आपने 3 ही पेपर्स पढ़ने होंगे मई के लिए, तो आपकी परफॉर्मेंस खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, सर मैं डिग्री प्रोग्राम कौन सा चूज करूं विद CA? देखिए, कोई भी 4 साल की डिग्री का आप प्रोग्राम कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि वो अकाउंटिंग, फाइनेंस इससे रेलेवेंट हो, ताकि आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशंस मिले या आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। जिस तरह से हमारे टाइम में मॉड्यूल सिस्टम होता था तो हमने बीकॉम साथ में किया, तो बीकॉम में ऐसा होता था कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। जो हमने CA में पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल QM का पेपर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है, तो वो सारी चीजें हमारी नजर में होती थी, हमें सारी चीजों का पता होता था। बस बीकॉम के 5 ईयरली पास पेपर्स उठाए,
फॉर्मेट्स कुछ देख लिए, कुछ एडजस्टमेंट छोटी मोटी करनी है वो कर ली, ज्यादा ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता था। इररिलेवेंट फील्ड से आप अगर बीबीए पिक करोगे, उसका एक फायदा जरूर है कि आपका एक स्कोप बढ़ जाएगा। बट अभी क्योंकि आप एक मेन कोर चीज अपना सीए पूरा कर रहे हो, तो डिग्री जो आप कर रहे हो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके स्कूलिंग के जो इयर्स है ना वो इंक्रीज होकर काउंट हो जाए। सर न्यू स्कीम में पीआरसी में क्या चेंजेस है? अच्छा, न्यू स्कीम में पीआरसी में ये चेंजेस है कि पीआरसी के 3 पेपर्स हो जाएंगे। अभी पीआरसी के 5 पेपर्स हैं, पीआरसी के 3 पेपर्स हो जाएंगे। क्यूएम का पेपर एज इट इज है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एज इट इज है, जो आपका बीडब्ल्यूसीएस का पेपर है वो हट जाएगा, जो आपका आईटीबी का और इकोनॉमिक्स का पेपर है वो मर्ज होकर एक सिंगल पेपर बन जाएगा और टोटल 3 पेपर्स होंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो है वो मैं ऐड करूंगा। अगर हम आईकेप की नई एजुकेशन स्कीम को देखते हैं ना, तो आईकेप इस चीज की भी कोशिश कर रहा है कि आने वाले सालों में, नॉट कमिटेड बट इन नियर फ्यूचर, आईकेप आने वाले सालों में शायद कैफ की भी 3 अटेम्प्ट्स कर दे एक साल। अभी तो आपकी कैफ की 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, मार्च और सितंबर। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज हो जाए। एजुकेशन में मतलब अच्छा सर, सीए के साथ कैसे कोई डिग्री? अच्छा, 1 मिनट आप थोड़ा सा सवाल को होल्ड करेंगे ताकि मैं सारे सवालों के जवाब दे सकूं। चलिए मैं यहीं से देखते हैं। सर लोड स्कीम सीए में मान में सिर्फ डिसीजन मेकिंग से पेपर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है उमर। देखो हमारे पास सीए की एजुकेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग का अब एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही पेपर है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और नई स्कीम में वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा। पहले एक टाइम पर कॉस्टिंग के 2 पेपर्स होते थे, एक आपका मॉड्यूल डी में होता था और एक मॉड्यूल एफ में होता था। अगर हम एसीसीए या दूसरे बॉडीज को कंपेयर करें तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 से 3 पेपर्स होता है। हमारे पास क्योंकि एक ही पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डिसीजन मेकिंग या वो कोई एक ही स्पेसिफिक चैप्टर या जो आगे वाली अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एडवांस्ड है वो आएगी, बल्कि बेसिक से ही शुरू होगी और वो एडवांस तक जाएगी। सिलेबस में आप समझ लेंगे 99%, 95% कोई चेंज नहीं है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में चेंज होगा। अगर आप आज से 5 साल पहले की बात करेंगे, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कैफ 8 होता था। कैफ में 9 पेपर्स होते थे, 9th पेपर ऑडिट होता था, और 8वां जो पेपर होता था ना वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था। अगर आप उन पास पेपर्स को आज के पास पेपर से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। वहां पर वो जितना ट्विस्ट करता था सवालों को, टॉपिक्स को जितना ज्यादा मुश्किल तरीके से पूछता था, आज उतना मुश्किल तरीके से नहीं पूछता। आज के पेपर में जो जिन टॉपिक्स की वेटेज 30 या 40% है, उस वक्त उन टॉपिक्स की वेटेज 10% होती थी, और वो डिसीजन मेकिंग या बजटिंग के कुछ सवाल आते थे जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता था कि ये जो बच्चा कॉस्टिंग का पेपर दे रहा है या 8वां पेपर कैफ का दे रहा है, इसने 7 पेपर्स पढ़े हुए, इसने FAR 1 भी पढ़ा हुआ है, FAR 2 भी पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, फिर एक और BCBS के नाम से पेपर था वो भी पढ़ा हुआ है, तो मैं इससे जो क्वेश्चंस पूछूं ना उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा। अब अगेन जो कॉस्टिंग का पेपर है वो अगर कैफ 3 से आगे कैफ 6 में आई गेस बन रहा है, कैफ 6 बनेगा, तो उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो ग्रुप बी के हिसाब से ज्यादा मुश्किल होगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे एज कंपेयर टू द पेपर दैट इज बीइंग कंडक्टेड नाउ। तो बेहतर यही है कि आज ही आप इस पेपर को क्लियर कर लें। सर कुछ यूनिवर्सिटीज में आईकेप के अकॉर्डिंग 2 इयर्स में 4 इयर्स की डिग्री हो जाती है आईकेप से जो एफिलिएटेड? हाँ बिल्कुल ऐसा है। आमना कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ आईकेप ने जो है वो अपने MOU साइन किए हुए हैं, और उस MOU के बेसिस पर आपको रेलेवेंट एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैफ किया हुआ हो तो आपके 1 2 3 सेमेस्टर्स एग्जेम्प्ट होते हैं, इस तरह की सारी चीजें हैं। या कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जिसके साथ अकॉर्डिंग टू कैफ भी आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, तो उनको आप जो है वो कर सकते हैं। सर बीकॉम की क्लासेस तो फिजिकल क्लासेस लेनी चाहिए ऑनलाइन? बीकॉम की क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश ये करें कि आप ADC या बीकॉम उस इंस्टीट्यूट से रजिस्टर करवाएं जिसके लिए आपको सिर्फ एडमिट कार्ड लेने जाना पड़े, फीस देने जाना पड़े और पेपर देने जाना पड़े। आप ऐसी कोई भी कोशिश ना करें कि मैं बीकॉम की कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट से क्लासेस लूं जहां पर मुझे फिजिकली क्लासेस अटेंड करनी हो। यकीन माने मेरे टाइम में मैंने बीकॉम जब किया था, उस टाइम में मुझे याद है कि मैंने शायद मॉड्यूल सी का 1 पेपर, मॉड्यूल डी के 4 पेपर, यानी कि 5 पेपर्स वो, और फिर बीकॉम के भी 5 या 6 पेपर्स पार्ट 1 में थे मेरे ख्याल में, या उससे भी ज्यादा थे शायद, तो कोई 13-14 पेपर्स थे जो मैंने क्लियर किए थे, और वो अटेम्प्ट थी मार्च वाली।
और उस वक्त दिसंबर में बीकॉम के वैसे पेपर्स होते थे, लेकिन किसी कोई वजह थी, आई डोंट नो कि क्या ऐसी बात थी कि उसके पेपर्स जो है ना वो डिले हुए थे। तो मैंने फैब के महीने में बीकॉम दिया था और मैं मार्च में जो आईकेएम के पेपर्स होते हैं वो दिए थे। फैब में कोई 6-7 पेपर्स बीकॉम के दिए थे और फिर मार्च में मैंने कैफ के भी जो मॉड्यूल डी था पहले उसके भी 5 पेपर्स दिए थे और सारे क्लियर हो गए। बीकॉम के पेपर्स पढ़ने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। हमारे पेपर कोई 1:30-2 बजे होते थे। बस मैंने पास पेपर्स की बुकलेट्स, जो उसकी पास पेपर 5 वगैरह आते हैं, वो लिए हुए होते थे। जब मुझे पेपर देने के लिए जाना होता था सुबह 6, 7, 8 बजे, मैं वो उन बुक्स को खोलता था। सारी सीए वाली ही नॉलेज होती थी। कुछ फॉर्मेट्स, कुछ रिपोर्ट्स के फॉर्मेट, कुछ ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के फॉर्मेट थे जो चेंज होते थे। थोड़ा बहुत जो है वो अकाउंटिंग में कुछ ब्रांच अकाउंट से इस तरह की कोई अकाउंटिंग थी जो अलग थी, और लीजेस का एक सवाल वगैरह आता था, तो वो देखकर और हम पेपर देने चले जाते थे और पेपर सारे के सारे जो है वो आराम से क्लियर हो गए। तो आपको क्लासेस की ऐसे नीड नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप सीए में वो चीजें सही से पढ़ रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन और नॉर्मली पासिंग पेपर? पेपर पास गोल्ड मेडल मेरी इसमें होता था। अच्छा देखिए, अभी तो फिलहाल आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि आपके पेपर क्लियर हो जाए। गोल्ड मेडल आना, मेरिट सर्टिफिकेट आना, नेशनल पोजीशन आना, ग्लोबल पोजीशन आना, ये एक चेरी ऑन द टॉप है, अच्छी बात है। लेकिन पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि अगर आप 3 या 4 या 5 पेपर्स दे रहे हैं ना, तो आपके वो सारे पेपर्स क्लियर हो। यहाँ पर मैं एक वाक्य, मेरे एक सीए के टीचर थे, उनका आप लोगों को सुनाऊंगा। आजकल वो दुबई में होते हैं, ठीक है ना। मैंने उनसे जो है वो अकाउंटिंग के वो कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ाते थे। अच्छा, सीए का पहले जो स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत डिफरेंट होता था। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एफएआर 1 है, तो एफएआर 1 के 4 टीचर्स होते थे। 2 टॉपिक्स एक टीचर पढ़ा रहा है, 3 टॉपिक एक और टीचर पढ़ा रहा है, तो बहरहाल वो हमें 2-3 जो है ना वो टॉपिक्स पढ़ाते थे। उनसे काफी अच्छी बातचीत रही, सलाम दुआ रही। वो पहली अटेम्प्ट में उन्होंने अपने सारे पेपर्स जो है ना वो सीए के क्लियर करे, एक्सेप्ट मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी में क्या हुआ? अच्छा, उनका ए पहली अटेम्प्ट में क्लियर था, मॉड्यूल बी पहली अटेम्प्ट में क्लियर था, मॉड्यूल सी पहली अटेम्प्ट में क्लियर था, मॉड्यूल ई पहली अटेम्प्ट में क्लियर था, मॉड्यूल एफ पहली अटेम्प्ट में क्लियर था। मॉड्यूल डी में उनके साथ क्या हुआ कि मॉड्यूल डी में 4 पेपर्स होते थे, तो वो पहला पेपर देने गए, घर आए, दूसरा पेपर देने गए, घर आए, तीसरा पेपर देने गए, घर आए। अच्छा, उनसे अच्छी बातचीत थी, तो वो यहीं पे पीआईबी साइड रहते थे, आईकेप में ही पेपर्स होते थे तब। तब ऐसा नहीं था कि सैमसॉल वगैरह 3-4 सेंटर्स हो। अपना मॉड्यूल डी का आखिरी पेपर जब देने आ रहे थे ना, तो उनके टाइम में एक पॉलिसी थी रेफर और लैप्स वाली। लैप्स पॉलिसी क्या थी? लैप्स पॉलिसी ये थी कि आईकेप ये कहता था कि अगर तुमने 3 पेपर्स में गोल्ड मेडल लिया, लेकिन एक पेपर में तुम बुरी तरह से फेल हुए, यानी कि मिसाल के तौर पे 50% है ना पासिंग मार्क्स, लेट से मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हारे मार्क्स 35 से भी कम आए और बाकी 3 पेपर्स में तुमने गोल्ड मेडल लिया, 100 में से 100 दिए, तो हमारे हिसाब से तुम लैप्स हो। लैप्स का मतलब ये कि जो 3 पेपर्स तुमने पास करे वो भी फिर से दो, वो भी फेल, चाहे तुम्हारे मेरिट आए थे, चाहे नेशनल पोजीशन आई थी। और जिस पेपर में तुम फेल हुए वो तो तुम्हें वापस ही देना है। उसको हम गुड फेल और बैड फेल कहते थे। एक कैटेगरी होती थी रेफरल, जो होता था गुड फेल, फेल तो हुआ है बंदा लेकिन इज्जत से फेल हुआ है, इतना बुरा फेल नहीं हुआ। उसकी कैटेगरी कोई होती थी 35 से 50 मार्क्स, उस केस में आके बोलता था चलो यही पेपर दे दो। लेकिन अगर बैड फेल है ना, तो आगे बोलता था कि जो तुमने पेपर पास करे उसमें अगर 100 में से 100 भी लेकर आए, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा तुम्हें नहीं पता, तुम वो पेपर भी वापस दो, और जो पेपर तुम बैड फेल हुआ है वो भी वापस दो। अब देखो उनकी किस्मत कितनी बुरी थी कि वो आते थे पेपर देने के लिए और आईकेप जाते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पेपर दिया और फेल हुए। एक वीआईपी मूवमेंट चल रही थी शारा फैसल पर, और उसकी वजह से वो पेपर देने के लिए 1-1.5 घंटा या 2 घंटे कुछ लेट हो गए। अब आईके हॉल भी पहुंच गए वो, आईके बोले नहीं पेपर तो नहीं देने देंगे, आप 9 बजे पेपर था, आप 10:30 या पौने 11 आ रहे हैं। हमारे हिसाब से पॉलिसी में जो है वो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को कोई 1 घंटे का टाइम होता था उसमें पहुंचना, उसकी वजह से वो फेल हो गए। तो जिस तरह से एक स्टूडेंट ने अभी पूछा पूछा ना कि सर मेरिट कैसे आए, गोल्ड मेडल कैसे आए, देखो पहले तो दुआ ये करो कि तुम्हारे सारे के सारे पेपर जो है ना वो पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए, और इस तरह के कोई जो है ना वो मसले मसाइल ना आए, इस तरह के कोई मसले मसाइल ना आए। क्योंकि इस तरह के अगर मसले मसाइल आ गए ना तो फिर बहुत ही बुरा हो जाता। एक और वाकया मेरे दोस्त का था, वो ये था कि आईकेप जो है ना जनरली अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करता, आईकेप जनरली अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करता, लेकिन कभी कभार कोई नई स्कीम आती है या कभी कभार 2-4-5 साल में आई गेस एक आधी बार जो है ना आईकेप पेपर की जो है ना वो शिफ्टिंग कर देता है।
अब उसने क्या किया, उसने जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई लॉ का और टैक्स का पेपर जो है ना ये मिक्सअप कर दिया, यानी कि उसने अपना टाइम टेबल वही जो 4 अटेम्प्ट से चल रहा है वो याद रखा हुआ था कि भाई इस दिन ये पेपर होता है, इस दिन ये पेपर होता है। एडमिट कार्ड देखने की भी जहमत नहीं करी, एडमिट कार्ड देखने की भी जहमत नहीं करी। अब वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर आ रहा है, दोस्त टेक्स्ट रिवाइज कर रहा है और वो लॉ की बात कर रहा है। तो उसने अपने जो जिसके साथ ये वाकया हुआ था वो बाइक चला रहा था, तो पीछे वाले दोस्त ने उसको बोला, भाई तू क्या लॉ की बातें क्यों कर रहा है, टैक्स का पेपर देकर आएंगे फिर लॉ पढ़ेंगे ना। बोलते अबे आज क्या लॉ का पेपर नहीं है क्या? तो बोलते एडमिट कार्ड देखा है तूने? बोलते नहीं, हाँ मैं तो वही समझा कि वही शेड्यूल चल रहा है। खैर यकीन मानो उसकी तैयारी अच्छी थी, उसकी बचत हो गई, उसका पेपर निकल गया। लेकिन पता कब चला, जब वो बाइक पे बैठा हुआ था, जब वो पेपर देने जा रहा है तो उसको पता चल रहा है यार जो मैं 4 रातों से पढ़ रहा हूँ वो पेपर तो अगला है। आज तो वो पेपर है जो मैंने खोला ही नहीं है, अभी पिछले 3 दिनों से जो पढ़ रहा हूँ उसका तो पेपर ही नहीं है। बहरहाल उसका पेपर निकल गया, तुक्के में निकल गया, उसकी लक अच्छी थी, उसने थोड़ा बहुत जो देख लिया वो आ गया, या थोड़ा सा मेमोराइज किया हुआ था। अल्लाह की मदद होगी, जो भी होगा, तो उसका पेपर जो है वो निकल गया। तो पहले जो है ना आप लोग मेरिट, गोल्ड मेडल, नेशनल सर्टिफिकेट से सोचने से पहले ये एक दुआ करा करो कि भाई पेपर पहली अटेम्प्ट में निकल जाए। अच्छा उसके बाद सर अगर कोई डिग्री नहीं करे तो क्या मसला है? अच्छा देखिए लाइबा, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, अगर किसी ने पाकिस्तान में रहना है, अगर किसी को 110% पता है कि भाई मैं तो इधर से जाऊंगा ही नहीं, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अभी तक एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं आया कि आपको मसला हो। सीए क्या आपका जब वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देखते हैं आपको जॉब आराम से मिल जाती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वीजा के लिए, जहां पर जॉब के लिए कुछ ऐसे मसले मसाइल अब रिसेंटली आ गए हैं जहां पर पहले नहीं भी होते थे, कि भाई आप सीए हैं, आपको जॉब तो इसी बेसिस पर मिल रही है कि सीए हैं, लेकिन वीजा की रिक्वायरमेंट या कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से या गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपके बैचलर्स या इतने एजुकेशन ईयर्स होने चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि काइंडली आप लाजमी तौर पर ये चीज कर लें। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप जो कर सकते हैं ना वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज का आपने नाम सुना होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीए बीकॉम वगैरह घर बैठे बैठे हो जाता है, बट इसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी लिमिटेड है। यानी कि लेट से कोई एक ऐसा बंदा है जो बोल रहा है कि नहीं मैं बीकॉम कर ही नहीं सकता। देखो पहली प्रेफरेंस तो क्या है कि भाई आपने एडीसी या बीकॉम करना है, 4 साल की एजुकेशन पूरी करनी है, ठीक है। एक बच्चा ये बोलता है सर ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, ये तो इम्पॉसिबल है, किसी भी वजह से मैं मुझसे नहीं होगा, मुझे कर ही नहीं सकता। यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो फिर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ पेपर देने जाना होता है। लेकिन कुछ मुल्कों में या कुछ जगहों पर या कुछ कंपनीज में उसकी लिमिटेशन है कि वो बोलते हैं कि अगर आपने वर्चुअली ये चीज कंप्लीट करी है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो सबसे बेहतर तो ये कि आप कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर वर्चुअल एटलीस्ट कर लो। वर्चुअल के थ्रू आपके एजुकेशन ईयर्स कहीं कहीं काउंट हो जाएंगे, कहीं कहीं काउंट नहीं होंगे। या जिस तरह से अभी एक बात हमने करी थी वो सीए एचईसी का एक नोटिफिकेशन है ना कि अगर किसी ने सीए किया हुआ है, आईसीएमए किया हुआ है, एसीसीए किया हुआ है तो वो एमकॉम के इक्विवेलेंट है। ये एचईसी का नोटिफिकेशन है। अच्छा आपका सवाल था कि सर आईकेप जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो डिग्री क्यों नहीं देता। 2016 या 17 में ये नोटिफिकेशन आया था, 16 या 17 से पहले डिग्री मिल जाती थी। अगर आपने सीए किया हुआ, आप एचईसी जाते थे, एक फॉर्म होता था, वो फॉर्म फिल करते थे, अपनी डिग्री की कॉपी देते थे, सारी चीजें सबमिट करते थे। जब आप वो सबमिशन करते थे उसके 2 ढाई महीने बाद कोई एक फीस वगैरह होती थी और आपको डिग्री मिलती थी एमकॉम की। 2017 में एचईसी ने ये देखा कि भाई ये तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, एसीसी कर रहे हैं, आईसीएमए कर रहे हैं, और वो आते हैं बस एक फॉर्म फिल करते हैं, फीस देते हैं, अपनी कॉपी जमा करवाते हैं और डिग्री ले लेते हैं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन ये इशू किया कि अब डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, डीम्ड ये समझा जाएगा कि उनके पास एमकॉम है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया, नहीं है बस आप इक्वल हो बट आपके पास डिग्री नहीं है। और कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी ये कहा कि भाई आप इक्वल हो लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। बहरहाल उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी कुछ कुछ जगह पर होती है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं एक आदि यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आपको पता नहीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए बैचलर्स या अगर आप एमबीए वगैरह पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एचईसी की एक चेकलिस्ट होती है। टीचर्स जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें वो क्राइटेरिया में मैं मैच कर जाता हूँ।
ठीक है ना, तो कहीं कहीं किसी ना किसी चीज का कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाता है। अब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे एक दिन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मुझे बैचलर्स या एमकॉम चाहिए होगा, लेकिन वो वहां पर एक्सेप्ट एक दो जगह हो गया। तो कुछ जगह पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती है, कुछ जगह पर उससे नरम होती है, कुछ जगह जो है वो होती ही नहीं है। अगर आप बीकॉम कर सकते हो अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल फारिग नहीं बैठ जाना। अगर यूं समझ रहे हो कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकेगा तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही 4 साल का कर लेना, एग्जाम के पेपर देने जाना पड़ेगा, फिर उसको आप एमबीए से टॉप अप कर सकते हो। यानी कि आपने 4 साल का अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मिसाल के तौर पर बीबीए वगैरह कर लिया, उसके बाद कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो उसकी बेसिस पर आपको एडमिशन दे रही है, आप उसमें जा सकते हो। अच्छा, एक और चीज मेरी नॉलेज में आई थी, ये मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, 2-3 दिन पहले जो है ना, मेरा एक कोर्स का टीचर असिस्टेंट है, वो एसी से क्वालिफाइड है, तो उससे मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, वो बाहर जाने का भी सोच रहा है ना। उसने भी बैचलर्स भी नहीं किया, एमकॉम भी नहीं किया। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, उसने तो आईबीए और केएसबीएल का भी नाम लिया है कि वो मास्टर्स में आपको एसीसीए सीए के बाद एडमिशन देते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका 3 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो उसी फील्ड में। अब ये मैं थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, बट वो अपने आप को शायद रजिस्टर वगैरह करवा रहा था, तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए किसी ऐसे है सर। हाँ, तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपने सीए या एसीसीए किया हुआ, तो आप उसमें जा सकते हो। तो इस तरह के प्रोग्राम्स या रूट्स जहां जहां आपको नजर आए ना, आप वो लेते रहो, आप वो ग्रैब करते रहो, आप वो कैच करते रहो, कहीं ना कहीं आपको काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपको आहिस्ता 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 जो भी आपको एक एक ब्लॉक आप उठाओगे ना, उससे एक बिल्डिंग बना लोगे आप। आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल आपने कैफ किया, अपना सीफेप के कुछ पेपर्स निकाले, आप एपीएफए की मेंबरशिप उठा सकते हो, आप उठा लो, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। कहने को उसका उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप अपने पास कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए पॉइंट्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि भाई इस इदारे की कोई लोकली वैल्यू थी या नहीं, वो ये देखते हैं यार ये इसके पास एक और मेंबरशिप है, और ये मेंबरशिप तो ये आईफेक का मेंबर है ये, तो इसको एक 2 पॉइंट इस चीज के दे दो। तो जहां से जो जो मिल रहा है ना, वो उठाते जाओ। हाँ, बेहतर ये है कि वो पूरा करो। अच्छा, आगे क्या है सर, कैफ का पीरियड। अच्छा सर, कैफ के बाद कौन से बच्चे इजीली इन हो जाते हैं बिग 3 फर्म्स में, और सर क्या कोई सिफारिश वगैरह भी होती है? अच्छा देखो यार, अब इसमें टू बी ऑनेस्ट, अगर थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो हम मेरे टाइम पर मुझे याद है कि जो मॉड्यूल सिस्टम होता था, मॉड्यूल डी इज इक्वल टू कैफ, तो कोई 480 या 490 बच्चों ने जो है ना कैफ किया था। ठीक है, मैंने एक ही फॉर्म में अप्लाई किया था, ई वाई में, लेकिन ये है कि मेरे दोस्तों ने 2 या 3 जगह पर अप्लाई किया हुआ होता था, ई वाई में भी कर दिया, केपीएमजी में भी कर दिया, फर्ग्यूसन में भी कर दिया, और 2-3 जगह से कॉल आ जाती थी। और बच्चे जो है ना, जिस तरह से मेरे साथ ई वाई में 2-3 मेरे दोस्त थे, उनको जो है वो पीडब्ल्यूसी का जब टेस्ट हुआ वो क्लियर हो गया, तो वो उधर चले गए, एचआर से क्लियरेंस वगैरह ली, थोड़ी सी इस तरह की चीजें हुई, लेकिन टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, ये सारी चीजें होती थी। उससे पहले का मैंने अपने टीचर से सुना है कि वो तो टेस्ट भी नहीं देते थे और इंटरव्यू भी नहीं देते थे। जब मेरे ख्याल में 100, 150, 200 बच्चे कैफ के पास होते थे, उनको फर्म कॉल करती थी कि हमने सुना है आप पास हो गए, आप आएंगे हमें ज्वाइन करेंगे। एक ये जमाना था। एक फिर न्यूट्रल जमाना हमारा आया। आजकल 1900 बच्चा कैफ कर रहा है। ठीक है, तो जो बिग 3 या बिग 4 ऑडिट फर्म्स है ना, उसकी जो एक डिमांड सप्लाई का गैप है वो क्रिएट हो गया। सप्लाई बिग 3 के लिए ज्यादा है, बट ऑन द अदर हैंड आप सिर्फ उस ऑप्शन को नहीं देखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पर ये ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में क्वालिफाई हुए, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पेपर निकाल रहे थे। एक आधा बच्चा मेरे ख्याल में 1.5-2 साल पहले क्वालिफाई हुआ था, वो यूनिलिवर से उसने अपनी जो है वो सीए पूरा कंप्लीट किया। तो आपके पास अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये ब्रॉड हो गए। देखिए, आईकेप ने अपने आप को और अपनी डिमांड को, अपनी वैल्यू को मेंटेन करना है। वो ये नहीं देख सकता, या वो खुद इस चीज पर मेजर्स लेगा कि भाई अब पहले 400 पास होते थे तो 4 फर्म्स थी, ओके, अब अगर 1900 पास हो रहे हैं तो हमें भी इनके लिए जगहें क्रिएट करनी है। अब बिग 3 में जाना जो है ना, वो इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना पहले होता था। अब आपके पास जो है वो चॉइसेस बढ़ गई हैं, तो आपको किसी भी अच्छी जगह आर्टिकल्स मिल जाए, आप अपना जो टाइम पीरियड है ना वो स्टार्ट कर दो। आपको अगर यहीं रहना है
जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होगा कि मैं बड़ा होकर पाकिस्तान में ही रहूं और मेरे पास एक ही मुल्क की नेशनैलिटी हो, वो पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट। बहरहाल अगर कोई ऐसा है तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो ना, मेरे एक दोस्त है वो बैंक इस्लामी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, वो बोलते हैं यार हम ट्रेनिंग्स उठाते हैं आईकेप के, और उसमें से जो अच्छा ट्रेनी होता है ना, जिसने हमारे पास 3.5 साल गुजारे हुए होते हैं, वो हमारा सिस्टम जानता है, वो हमारे अकाउंट्स जानता है, वो हमारा फाइनेंस जानता है, वो हमारे पास 3 साल 4 साल लगा चुका होता है, तो हम खुद ही उसको जॉब की ऑफर कर देते हैं रादर देन कि हम इंडस्ट्री से कोई और बंदा पिक करें। क्योंकि अगर लेट से वो किसी और को पिक करेंगे, किसी भी कंपनी की मिसाल ले लो, किसी और को जब वो पिक करेंगे तो उसको फिर सिखाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे ऑपरेशंस ये होते हैं, हर कंपनी के अपने शॉप्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो अगर तो ऐसा है कि आप इस तबीयत के हो, या आपके साथ कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से आपको यहीं रहना है, तो आपके लिए ट्रेनिंग आउटसाइड जो प्रैक्टिस है, यानी कि ऑडिट फर्म्स के बाहर जो जो सारी कंपनीज है, मीजान है, एलाइट बैंक है, उसके अलावा के इलेक्ट्रिक है, पीआईए है, सिमेंस है, यूनिलीवर है, और बहुत सारी और कंपनीज भी रजिस्टर हो रही हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा सर, पाकिस्तान के किया हुआ सीए अदर कंट्रीज में कितने इयर्स की क्वालिफिकेशन कहलाएगा? अच्छा देखिए लाइबा, अगेन सीए इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जो आपके स्कूलिंग के नंबर ऑफ इयर्स काउंट होते हैं वो मेट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स, इस तरह से काउंट हो रहे होते हैं। सर हैंड ऑन कोर्सेज ओडीसी में ओनली सर्टिफिकेट। अच्छा हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए मैं जो है वो आप लोगों को, आप लोग हमारे ग्रुप पर एडिट हो गए, मैं वहां पर जो है ना सर अवैस कासवानी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड ऑन कोर्सेज का वॉइस नोट 4-5 मिनट का, जिसमें वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई एज ऑफ नाउ अभी जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं और जो नए हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं उसमें क्या चेंज है और क्या बेहतर है और क्या बुरा है, उसका एक वो जो है ना वो वॉइस नोट छोड़ देंगे। सर अवैस कासवानी जो है वो मेनली जो हैंड्स ऑन कोर्सेज से रेलेवेंट चीजें हैं उसको डील कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको गाइड भी कर देंगे। अच्छा मैं 2-3 सवाल आप लोगों के और ले लूंगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम मजीद कोई एक सेशन वगैरह भी रख लेंगे। तो मैं 3-4 सवाल और देख लेता हूँ। ऑन कैंपस स्टूडेंट्स में से किसी का कोई सवाल है एज ऑफ नाउ? तो पहले आप लोग बता दो। ठीक है, मैं 3-4 ऑनलाइन सवाल मजीद, हाँ आपका सवाल बोलो। अच्छा, आपने पीआरसी में स्मार्ट क्लासेस को एक्सपीरियंस किया है? किया है ना? देखो हमारी जो कैफ की स्मार्ट क्लासेस होती हैं उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको वही पोर्टल दिया जाता है जिस तरह से आपको पीआरसी में दिया जा रहा था। कैफ की स्मार्ट क्लासेस में हर कोर्स स्मार्ट क्लासेस में कवर्ड होता है, मिनिमम टाइम में कवर्ड होता है, उसी तरह की जो आप लोगों ने पीआरसी में क्वालिटी देखी थी स्मार्ट क्लासेस की उसी तरह से होती है, और उसी तरह से सारा कोर्स कवर्ड होता है। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टीचर असिस्टेंट भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल FAR 1 और टेक्स्ट की अगर बात करूं, तो सर मुर्तजा ने अभी अनाउंस किया है कि सर हर सब्जेक्ट की 30-30 आवर्स की वर्कशॉप है। तो देखो आपके पास जो 6 महीने का पीरियड है उसमें से शुरू में जो इतना भी 3-4 महीने का पीरियड होगा उसमें रेगुलरली लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी हर 15-20 दिन पर, आज पर स्टूडेंट डिमांड के स्टूडेंट क्या चाहते हैं। बाकी आपकी टेस्टिंग सिस्टम चल रहा होगा, टीचर असिस्टेंट होंगे, टीचर अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, रिकॉर्डेड लेक्चर सारा दिया जाएगा, उसमें पास पेपर्स भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर होंगी ही होंगी। लास्ट के जो 40-45-50 डेज होते हैं जिसमें बच्चा ये चाहता है कि मैं पूरे सिलेबस की रिवीजन कर लूं, तो जिस तरह से हर बार हम इस तरह की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इस बार फॉर एग्जांपल सर मुर्तजा ने जो है ना अपने FAR 1, टेक्स और FAR 2 तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 30-30 आवर्स की वर्कशॉप जो है वो प्लान करी हुई है। यानी कि 30 घंटे में वो पूरे कोर्स के जो मेजर टॉपिक्स होंगे, जो ऐसे सवाल ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको लाइव भी कवर करवाए जाएंगे। तो स्मार्ट क्लासेस तकरीबन मोरलेस उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से पीआरसी में आपने एक्सपीरियंस करी हैं। और एड ऑन इसमें ये भी होता है कि आप लोगों की इस तरह के सेशंस जो है वो एंड ऑफ द सीजन कंडक्ट हो रहे होते हैं। पीआरसी में असल में हम इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि पेपर हर 2 महीने पर आ जाते हैं, तो वो जो वर्कशॉप्स वगैरह वाली बात होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। यहाँ पर तो ये होता है कि बच्चे सारे के सारे या तो सितंबर में पेपर दे रहे हैं या मार्च में दे रहे हैं, तो हम उसके लिए 1 महीना रख सकते हैं, या 15 या 20 दिन या 3 हफ्ते रख सकते हो। कोई क्रॉस क्वेश्चन है आपका? हम्म। अच्छा देखो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, कुछ बच्चों से मैंने भी सुना है कि वो ये बोलते हैं कि सर आपके लेक्चर जो है ना वो तो बहुत पुराने हैं, या आपने तो स्मार्ट क्लासेस करवाई होंगी तो वो तो आपने 1.5-2 साल पहले पिछले लॉस के हिसाब से करवाई होंगी।
तो देखो जितनी अकल आपके पास है शायद उतनी ही अकल हमारे पास भी है। तो जहां जहां जब जब कोई भी चेंज आता है हम उसको अपडेट करते हैं और उसको स्मार्ट क्लासेस के ही फॉर्मेट में अपडेट और रीस्ट्रक्चर किया जाता है। जिस तरह से ये क्लासरूम है, इससे मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पर और बहुत बड़ी साइज पर हमने स्टूडियो और अपनी एक टीम बिठाई हुई है प्रोडक्शन की, तो उसको भी हमें बिजी रखना। ऐसा नहीं है कि वो एक बार का रिकॉर्डेड कंटेंट होता है, बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू स्कीम आएगी, न्यू स्कीम में 4 या 3 या 2 नए टॉपिक्स आते हैं, या टैक्स है या लॉ का सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलरली फ्रीक्वेंटली हर साल चेंज आते हैं, और टैक्स में तो बहुत सारे चेंज आता रहता है, परसेंटेजेस का चेंज आ सकता है, सेक्शन का चेंज आ सकता है, ट्रीटमेंट का चेंज आ सकता है, तो हम रेगुलरली उस पोर्टल को अपडेट कर रहे होते हैं। अगर कोई इरेलीवेंट चीज है उसको हम वहां से डिलीट कर देते हैं, उसको जो रेलेवेंट चीज है उससे रिप्लेस लाजमी लाजमी कर लेते हैं। स्मार्ट क्लासेस में पिछले 1.25 साल से मैं अपने सब्जेक्ट्स डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी तो सुबह आता हूँ डेली चैनल अपलोड आते तो मुझे देखोगे, मैं सुबह आता हूँ आई 2-3 घंटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता हूँ, 2-3 घंटे रिकॉर्डिंग करता हूँ। कोई सवाल पूछेंगे सर 1.5 साल से हम रिकॉर्ड कर रहे हो, डेली रिकॉर्ड करो तो क्या रिकॉर्ड करो, अपडेशन होती रहती है। मतलब ये कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है। सर जैसे सर ने बताया स्मार्ट क्लासेस का पीआरसी फॉर्मेट देंगे, अब कैफ में उसका एक नेक्स्ट लेवल दे दोगे, नेक्स्ट लेवल इन द फॉर्म उसमें और ज्यादा तक एनिमेशन आ रहे हैं, और ज्यादा तक साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, और ज्यादा चीजों को एंगेजिंग बनाया जा रहा है। प्रैक्टिस हर अटेम्प्ट में सवाल ऐड होते ही रहते हैं कि नए नए सवाल बना के ऐड कर दिए। फिर जैसे टेक्स्ट लॉ का सब्जेक्ट है इसके अंदर तो हर साल चेंज आ रहा था, तो ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस नहीं, वन टाइम प्रोसेस नहीं, कि तब हम शूट हो गया और 10 साल तक चलेगी। पिछले 1.25 साल के अंदर कोई मुझे ऐसा दिन याद नहीं पड़ता कि मैं आईटी आया और मुझे रिकॉर्डिंग में की। आज भी लाइक मैं कल रात ही था, कल रात में मैं आज से तकरीबन यहाँ आई से 11 बजे था, और जो आखिरी सवाल मैंने रिकॉर्ड किया ना वो टेक्स्ट का ही वेल स्टेटमेंट का एक सवाल है। तो ये तो वन टाइम प्रोसेस की हाँ रिकॉर्डिंग होती है, अपडेट होती रहती है चीजें, बार 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 अपडेट, क्योंकि वो एग्जामिनर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो मुझे नए सिनेरियोस को, मेरे टीचर्स को नए सिनेरियोस को लेकर चलना है कि अब एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर से कैसे पूछ रहा है। ये अपडेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन आ रही होती है, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल आ रही है, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या जो भी बोर्ड्स के अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती ही रहती है। और वीकली बेसिस पे आपके क्यूएनए सेशन हो होता है, ताकि आपने हर वीक का जो टारगेट के हिसाब से लेक्चर कवर किया, तो ऑब्वियसली आपके सवाल भी क्लियर होंगे, तो फिर उनको हम क्यूएनए सेशन के अंदर एड्रेस करेंगे, व्हाट्सएप पे तो वैसे ही एड्रेस होंगे। अच्छा, एक और बात, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अभी सर मुर्तजा अपना जो पूरा सेशन वर्कशॉप का कराएंगे, जिसमें 30 आवर्स में फॉर एग्जांपल FAR 1 कवर होगा, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हम पोर्टल पर डाल देंगे। देखो जब हम फिजिकली पढ़ाते थे ना, तो हमारे पास एक लिमिटेशन होती थी कि लेट से हम क्लासरूम में कितना पढ़ा लेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग का एक टॉपिक है CVP एनालिसिस। CVP एनालिसिस के पिछले हर अटेम्प्ट में तकरीबन सवाल आता है कॉस्टिंग में। हम 4, 5, 10 सवाल मैक्सिमम क्लासरूम में करवा देते थे। 30 सवाल बच्चों को दे देते थे, 20 सवाल बच्चों को दे देते थे, घर से कर कर आना और फिर हमसे पूछ लेना। स्मार्ट क्लासेस का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो मेन एक बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सेस मिल जाता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। अब मैं वहां पे, मुझे पता है मैंने 30 सवाल करवा दिए, तो अब वो 30 के 30 बच्चों के पास वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। फिजिकल क्लासेस में तो देखो एक टीचर आपको पढ़ाएगा, वो बोलेगा चलो रोज 1 घंटा आ जाओ कॉस्टिंग पढ़ने, चलो हफ्ते में 3 दिन आ जाओ, 3-3 घंटे की क्लास होगी। तो वो इफेक्टिवली एक महीने में 9 घंटे के हिसाब से अगर आप देखें तो 36 घंटे पढ़ा रहा होगा। 4 महीने में अगर वो कोर्स कंप्लीट करता है तो 140 आवर्स पढ़ा रहा होगा। फिजिकल क्लासेस के 140 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 140 आवर्स की नॉलेज मिली है। टीचर 15 मिनट लेट आएगा, 15 मिनट जल्दी जाएगा, आधा घंटा आपका फोकस खोया हुआ होगा, क्लास में आप सुन हो जाओगे। 3 घंटे की क्लास होगी, बीच में असर जोहर का ब्रेक आएगा, कभी आप क्लास मिस करोगे, उसका एक सीक्वेंस टूटेगा। तो वो जो 140 या 150 आवर्स होते थे जब हम फिजिकली पढ़ाते थे, अगर हम अब उसको स्मार्ट क्लासेस से कंपेयर करते हैं ना, हमें लगता है कि यार स्मार्ट क्लासेस में हमने जितना 10 घंटे में पढ़ा है, क्लास में वही चीज डिलीवर करने के लिए हमें 35 से 40 घंटे चाहिए होते थे। 3-3 घंटे वाली 10 क्लासेस में, या 3-3 घंटे वाली 12 या 13 क्लासेस में जो चीज मैं डिलीवर करता था क्लासरूम में, स्मार्ट क्लासेस में वही चीजें 10 घंटे में डिलीवर हो रही है। क्योंकि कोई इंटरप्शन नहीं है, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, बच्चा जो है उसको कॉपी करने का टाइम नहीं देना। तो ये सारे एडवांटेजेस है, और वहां पर एक बैंक डेवलप हो रहा है, एक क्वेश्चन बैंक डेवलप हो रहा है कि भाई आपके पास जो है वो अब लेटेस्ट जिस तरह से अटेम्प्ट का पास पेपर आया, ये हमने सॉल्व करवा कर उस पर डाल दिया। अब आप फिजिकल क्लासेस में लो, एक टीचर आपको 10 या 20 सवाल एक टॉपिक के करवाएगा, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता। अगर एक सब्जेक्ट में
10 टॉपिक्स हैं और वो 20-20 सवाल भी करवाते हैं तो वो 200 सवाल करवा सकते हैं। पोर्टल पर आपको शायद 400 मिल जाए, तो आपका कंटेंट जो है वो वहां पर ऐड होता रहता है। ठीक है, किसी कोई और सवाल को, अच्छा एक आधा सवाल मैं और यहाँ से ले लेता हूँ चैट में से, फिर इस सेशन को ओवर करेंगे क्योंकि सवालात आपके काफी होंगे। इसके लिए हम इंशाल्लाह एक और सेशन भी बाद में रख रहे होंगे। तो आखिरी सवाल पढ़ लेता हूँ। सर, पीएससी के टाइम का इफेक्ट पड़ेगा फर्म पे अगर आप कैफ 26 में दो, क्योंकि पीआरसी के बाद भी मैंने फर्म को कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, जब आपकी आईकैप में रजिस्ट्रेशन होती है तो आपको एक वो नंबर, एक कोड दिया दिया जाता है, एक डिजिट दिया जाता है। दूसरी बात ये कि जब आप अपना रिजल्ट दोगे तो आपको फॉर्म को इस तरह से पता चल जाएगा कि उस रिजल्ट कार्ड पर आपकी जो है वो डेट्स अवेलेबल होंगी। जब आप किसी फर्म के लिए अप्लाई करते हो, आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आप अपने सीवी के साथ या उनका जो फॉर्म होता है उसके साथ अपने रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड्स और आखिरी पेपर कब दिया और कौन सा दिया, ये सारी चीजें सबमिट करते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपने स्कूल के ईयर्स वगैरह भी उसमें ऐड करने होते हैं। इफेक्टिवली जनरली एक क्राइटेरिया जो फर्म का होता है वो ये जरूर होता है कि आपने पेपर जितनी जल्दी क्लियर किए होंगे उतनी ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर एक बच्चा 4 या 5 या 6 साल में या 3 साल में, 2.5 साल, 3 साल में कैफ क्लियर कर रहा है, 4 साल में अपना पीआरसी कैफ क्लियर कर रहा है, और दूसरा बच्चा है 1-1.5 साल में चीजें कवर कर रहा है, तो वो 1-1.5 साल वाले बच्चे की ज्यादा वैल्यू होगी। मैं अपना अगर बताऊं तो मेरे पास मेरे साथ ईवाई में जब मैं इंडक्ट हुआ था 47 बच्चे थे। ठीक है ना, 47 बच्चों में से मैं सिर्फ वाहिद बच्चा था जिसको कैफ में ज्यादा टाइम लगा था। मेरे पेपर रुके थे। मेरे मॉड्यूल सी का एक पेपर बीसीबीएस का होता था, थ्योरी का, वो पेपर रुका था, बाकी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तकरीबन थे। तो सर आपको फिर क्यों ले लिया ईवाई ने? क्या आपकी कोई सोर्स थी? नहीं, मुझे उस चीज का फायदा हुआ था जो एक बच्चे ने कहा ना कि नेशनल पोजीशन वगैरह, तो मेरी 3-4 तब आई हुई थी सीएसीसी की, तो उसका फायदा हुआ था। लेकिन इफेक्टिवली इफेक्टिवली उस टाइम पीरियड में जो इंडक्ट होने वाले बच्चे थे जनरली वो थे जिन्होंने, जो कैफ था ना, यानी कि मॉड्यूल एबीसीडी था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। तो एक क्राइटेरिया ये जरूर है, और ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जो भी मुझे पीआरसी से कैफ तक की जर्नी है वो कंप्लीट करनी है, वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करनी है। अब कुछ लोगों के लिए वो सितंबर 25 और मार्च 26 है, कुछ लोगों के लिए मार्च 26 और सितंबर 26 है। कोशिश आपने यही करनी है। लेकिन अगर एक आधी अटेम्प्ट डिले हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको बिग फोर लेगी ही नहीं, दूसरी चीजें या दूसरे क्राइटेरियाज भी मौजूद होते हैं। सिर्फ एक ही चीज पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, बट हाँ, टाइम एक क्रूशियल फैक्टर जरूर होगा। सो कोशिश ये करना कि आप अपने पेपर जो है वो जल्द से जल्द क्लियर कर लो। ठीक है जी, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी होंगे। हमने कोशिश करी कि हम 2 घंटे के सेशन में आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो एंटरटेन कर सकें। और मजीद क्वेश्चन से सवाल आप लोग ग्रुप पर ऐड हो जाओ। हैंड्स ऑन कोर्सेज का मैं सर अवेज को बोलता हूँ कि वो एक डिटेल्ड वॉइस नोट छोड़ दें वहां पर। बाकी आप वहां पर, हम कुछ टाइम के लिए वो ग्रुप को एडमिन होने से हटाकर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। आप वहां पे क्वेश्चंस पेस्ट कर देना। जब वहां पे 25-30-40 क्वेश्चंस पेस्ट हो जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को मेनली किस स्पेसिफिक एरिया में कंफ्यूजन है। उस पर मैं एक रिकॉर्डिंग कर कर और ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत रिमोट होंगे, जो हर स्टूडेंट के अलग होंगे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो यहाँ पर जो जितनी भी ऑनलाइन ऑडियंस है उनके सेम हो, या ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं उनके सेम हो। तो उस पर हम एक जो है वो रिकॉर्डिंग या वॉइस नोट जो है वो इंशाल्लाह डाल देंगे। और बाकी क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह इस तरह से बाद में एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अल्लाह हाफिज।